हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है क्वालिटी एजुकेशन के अपने इस प्लेटफॉर्म पर। और आज अपने इस क्वालिटी एजुकेशन के मंच पर हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं कुलदीप सिंह जी सोलंकी। और मैं आप सबकी तरफ से सर का बहुत बहुत यहाँ पर स्वागत करता हूँ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया क्वालिटी हम्म। एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ाने का। और सर, अब आपको रेगुलर यहाँ पर यूट्यूब पर जो है राजस्थान कला संस्कृति इतिहास दोनों विषय यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। और सर लगभग 4-5 सालों से कोचिंग फील्ड से जुड़े हुए भी हैं और इतिहास कला संस्कृति को बहुत गहराई से यहाँ पर पढ़ाते हैं और लगभग अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग कोचिंग में भी यहाँ पर ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह पर यहाँ पर पढ़ा चुके हैं। मैंने सर की क्लास देखी और सर क्योंकि पढ़ाने का तरीका, जो भी हम टीचर लेकर आते हैं यहाँ पर दो क्राइटेरिया हम फुलफिलमेंट देखते हैं कि टीचर को नॉलेज कैसी है और उनका एक्सप्लेनेशन समझाने का तरीका कैसा है। मुझे सर का ये दोनों तरीका बहुत अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि हाँ, सर को यहाँ पर जोड़ना चाहिए। और आज की इस क्लास में सर आपको जो अभी आगामी आपकी परीक्षा होने वाली है राजस्थान सब इंस्पेक्टर, उसमें जो पीवाईक्यू आए 2016 और 2021 दोनों जो 4 पेपर आए, उन चारों पेपर में जो भी राजस्थान हिस्ट्री और कला संस्कृति के यहाँ पर सवाल आए, आज वो यहाँ पर पीवाईक्यू करवाने वाले हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताना। अगर सर की यहाँ पर आपकी क्लास अच्छी लगती है तो सर आपको लिए लगातार अभी एक परीक्षा से पहले बहुत सारे एमसीक्यूज भी लेकर आने वाले हैं और उन सब का आपको एग्जाम में बहुत फायदा मिलने वाला है। और उसके बाद भी रेगुलर चाहे आगे हम ही जो एग्जाम आरएस एग्जाम आने वाला है, एलडीसी एग्जाम आने वाला है और जो भी एग्जाम आने वाला है जिसमें भी राजस्थान कला संस्कृति और इतिहास आने वाली है, सर आपको यहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। और मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूँ, जितना मैंने सर की क्लासेस देखी है, सर को जाना है, और वो राजस्थान कला संस्कृति हो चाहे इतिहास हो, जितने भी परीक्षा में सवाल आना मैक्सिमम 100% की सर कोई गारंटी शायद नहीं दे सकते हैं, आप भी नहीं दे पाएंगे, कोई नहीं दे पाएगा। है ना कि 100% 90%, हाँ, पर इतना कि परीक्षा में आप अच्छी रैंक लेकर आ सकते हैं, उतने सवाल जरूर परीक्षा में यहाँ पर मिल जाएंगे, उतना मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। तो मैं अभी मंच सर को समर्पित करता हूँ, यहाँ पर सर को छोड़ के जाता हूँ और आप क्लास देखिए कैसी लगती है, एंजॉय कीजिए और कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि जब पहली क्लास होती है और पहली क्लास में अगर कोई टीचर अच्छा पढ़ाता है और उसको अप्रिशिएशन मिलता है तो टीचर का भी हौसला बढ़ता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। क्योंकि पहली बार क्लास में स्टूडियो में करना, जहां पर आपने सर ऑफलाइन बहुत पढ़े होंगे, हाँ सर। जहां पर स्टूडेंट सामने बैठते हैं, लेकिन अभी सामने स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कैमरा है, तो यहाँ पर क्योंकि ज्यादा ऑनलाइन अगर ऐसा अनुभव नहीं है, ऑफलाइन खूब अनुभव है, तो पहली बार थोड़ा सा ऐसा लगता है। तो आप एक बार देख के बताएं कि ऑनलाइन सर ने यहाँ पर कैसा पढ़ाए, और फिर आपके कमेंट्स के आधार पर डिसाइड होगा कि सर आपकी कौन कौन सी क्लास लेकर आने वाले हैं। और आपको लगता है कोई सुझाव की आवश्यकता है, कोई सुझाव आप देना चाहते हैं, कोई सुधार की आवश्यकता है, तो वो कमेंट भी आप जरूर करके बताएं। तो सर बिल्कुल आप स्टार्ट कीजिए। ठीक है सर, धन्यवाद। सर के साथ साथ पूरी क्वालिटी एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखो दोस्तों, जैसे जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता है, खाने की आवश्यकता है, परंतु प्रॉपर जीवित रहने के लिए हमें पानी की भी आवश्यकता है, वैसे परीक्षाओं को क्रैक करने के लिए हमें पीवाईक्यू की आवश्यकता है। माना कि आजकल की परीक्षाओं का ट्रेंड बदल चुका है, परंतु जो ट्रेंड बदला है, जो परीक्षा का लेवल बदला है, वो हमारे पीवाईक्यू के आसपास की ही चीजें हैं, उनको ही थोड़ा अपग्रेड तरीके से, नए तरीके से पूछा जाने लगा है। मैंने आपसे कहा कि जीवित रहने के लिए वैसे पानी की आवश्यकता है, वैसे ही परीक्षाओं को क्रैक करने के लिए हमें पीवाईक्यू की आवश्यकता है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि लगातार परीक्षाओं में किस तरीके के सवाल पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाएंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले सवाल से। जो हमारा पहला सवाल है ये कि राजाओं का क्रम जमाइए, और वर्तमान में जो परीक्षा का दौर चल रहा है उसका ये फेवरेट सवाल है। तो बात करते हैं हम आज हमारे पहले सवाल की। चौहान राजवंश के बारे में बात की गई है। चौहान राजवंश के बारे में ये जो राजा हैं इनका क्रम पूछा गया है। देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है पृथ्वीराज प्रथम, ना कि पृथ्वीराज तृतीय, क्योंकि ये कंफ्यूजन करने के लिए दिया गया था। यहां पर बात की जा रही है पृथ्वीराज प्रथम की। ये पृथ्वीराज प्रथम विग्रहराज तृतीय का बेटा हुआ करता था। किसका पुत्र था? विग्रहराज तृतीय का। किसका पुत्र था दोस्तों? विग्रहराज तृतीय का। फिर आगे बात की है यहां पर अर्णोराज की और अजयराज की। अब हम अजयराज की बात करें तो अजयराज ने 1113 ईस्वी में अजमेर की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? अजमेर की स्थापना। और ये जो अजयराज हैं इनके ही पुत्र हुए अर्णोराज। मतलब अजयराज इनसे पहले राजा बनने, तो अजयराज के बाद में राजा बनते हैं अर्णोराज। और ये अर्णोराज की हत्या कर दी थी जगदेव ने। किसने हत्या कर दी थी? जगदेव ने। तो जगदेव को चौहान वंश का प्रथम पितरंता राजा भी कहते हैं। चौहानों का प्रथम पितरंता शासक क्या कहते हैं दोस्तों? चौहानों का प्रथम पितरंता शासक। इसका मतलब ये तो बात कंफर्म हो गई कि अजयराज आना है, और अजयराज के बाद में कौन आना है? अर्णोराज। और अर्णोराज की हत्या करने वाला था जगदेव, और जगदेव को हटाकर चौहान वंश के अगले राजा बनते विग्रहराज चतुर्थ। किसको हटाकर? जगदेव को हटाकर। मतलब ये तीन तो आपको समझ में आए कि सबसे पहले राजा बनने वाले हैं अजयराज,
सबसे पहले बात की हमने अजयराज की। इन्होंने 1113 ईस्वी में अजमेर की स्थापना की। किसकी स्थापना की? अजमेर की स्थापना की। इनके पुत्र हुआ करते थे अर्णोराज, और अर्णोराज ने अजमेर में एक झील बनवाई, उसे कहते हैं आना सागर झील। तो अजमेर की जो आना सागर झील है उसका निर्माण भी अर्णोराज ने करवाया था। आना सागर झील का निर्माण करवाया। इनकी हत्या की थी जगदेव ने। इनका पुत्र हुआ करता था जगदेव, और जगदेव ने इनके अपने पिता की हत्या कर दी थी। पुत्र जगदेव ने हत्या कर दी थी। और हम बात कर रहे हैं यहां पर जगदेव की, इसलिए जगदेव को चौहानों का पितरंता शासक भी कहते हैं। पितरंता शासक। और इसी जगदेव को हटाकर राजा बनते विग्रहराज चतुर्थ। इसे हराकर अजमेर के राजा बने, या चौहानों के अगले राजा बने। अब हम बात करें विग्रहराज चतुर्थ की। विग्रहराज चतुर्थ के बारे में भी कुछ सवाल कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते रहे। जैसे सेकंड ग्रेड 2023 में सवाल पूछा गया कि दिल्ली को जीतने वाला प्रथम चौहान राजा कौन था, तो उसका आंसर होगा विग्रहराज चतुर्थ। और विग्रहराज चतुर्थ को ही बीसल देव भी कहते हैं। अब बात करें हम विग्रहराज चतुर्थ की, तो ये चौहानों के ऐसे राजा हुए जिन्होंने सर्वप्रथम दिल्ली को जीता था। चौहानों का प्रथम शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त की, दोस्तों ये जो लाइन है ये भी सेकंड ग्रेड 2023 में पूछी गई कि चौहानों का प्रथम शासक जिसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था या दिल्ली को जीत लिया था, तो उसका आंसर होगा विग्रहराज चतुर्थ। इन्हें ही बीसल देव भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? बीसल देव। और इनके ऊपर एक ग्रंथ लिखा गया है, उसे कहते हैं बीसल देव रासो। कौन सा ग्रंथ कहते हैं दोस्तों? बीसल देव रासो। और बीसल देव रासो ग्रंथ की रचना की थी नरपति नालन ने। किसने की थी दोस्तों? नरपति नालन। नरपति नालन नामक एक विद्वान है, उन्होंने कौन से ग्रंथ की रचना की है? बीसल देव रासो ग्रंथ की। अब हम बात कर रहे थे क्रम की, तो हमने सबसे पहले देखा कि इस क्रम में राजा बनने वाले सबसे पहले अजयराज। अजयराज के बाद में राजा बनने वाले थे अर्णोराज। अर्णोराज की हत्या करके राजा बने जगदेव, और जगदेव की हत्या के इनको हराकर अगले राजा बनते हैं विग्रहराज चतुर्थ। और इस अजयराज से पहले इधर राजा हुआ करते थे पृथ्वीराज प्रथम। तो ये आपको क्रम समझ में आया होगा कि सबसे पहले पृथ्वीराज प्रथम, फिर बात करते हैं अजयराज की, फिर अर्णोराज की, फिर जगदेव की, और जगदेव के बाद में विग्रहराज चतुर्थ की। अब हम हमारे ऑप्शन की बात करते हैं, तो सबसे पहले राजा बनते हैं पृथ्वीराज प्रथम, उसके बाद में राजा बनते हैं अजयराज, फिर उसके बाद में राजा बनते हैं अर्णोराज, और उसके बाद में राजा बनते हैं विग्रहराज चतुर्थ। तो चार को सबसे पहले चार में दिया हुआ है, 4 3 1 1 2 3 4, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यही सेम आंसर दिया हुआ था, यही क्रम जमाना था, और हमसे परीक्षा में यही पूछा गया था। अब आगे परीक्षाओं के ट्रेंड के अनुसार कुछ क्रम जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उनके ऊपर भी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेवाड़ के महाराणा प्रताप के आसपास के क्रम। देखो मेवाड़ में 3 राजाओं का बहुत महत्व है, एक तो राणा कुंभा, एक राणा सांगा, और एक महाराणा प्रताप। तो इनके आसपास के जो क्रम है जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उनकी भी हम बात कर लेते हैं। जैसे हम सबसे पहले बात करें राणा लाखा की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? राणा लाखा की। राणा लाखा के बाद में मेवाड़ में राजा बनते हैं राणा मोकल। ये राणा मोकल हंसाबाई के पुत्र हुआ करते थे, और चुंडा के समय एक शर्त रखी गई थी कि मेवाड़ में हंसाबाई से जो प्राप्त पुत्र होगा वही मेवाड़ का अगला राजा होगा। तो शर्त के अनुसार राणा लाखा के बाद मेवाड़ के राजा बनते राणा मोकल, और राणा मोकल के ही पुत्र हुआ करते थे राणा कुंभा। इनके बाद में राजा बनते राणा कुंभा। ये राणा कुंभा की हत्या इनके ही पुत्र उद्दा ने कर दी थी। तो इसका मतलब लाखा के बाद में मोकल, मोकल के बाद में कुंभा, और कुंभा के बाद में राजा बनते हैं मेवाड़ के उद्दा, और उद्दा को हराकर मेवाड़ के अगले राजा बन जाते हैं रायमल। कौन बन जाते हैं दोस्तों? रायमल। रायमल और उद्दा दोनों कुंभा के पुत्र हुआ करते थे, परंतु आपसे परीक्षा में क्रम पूछ लिया जाए तो सबसे पहले राजा राणा लाखा, राणा लाखा के बाद में राणा मोकल, राणा मोकल के बाद में राणा कुंभा, और राणा कुंभा के बाद में उद्दा, और उद्दा के बाद में रायमल। अब बात करते हैं रायमल के बाद की।
राइमल के बाद में भी परीक्षाओं में कई बार सवाल पूछा गया, ये इनके पुत्र हुए राणा सांगा, जो राइमल के बाद में राजा बनते हैं। और राणा सांगा का मेवाड़ के इतिहास में अपना अलग ही महत्व है। तो राणा सांगा, राणा कुंभा और महाराणा प्रताप के आपको क्रम याद रखने हैं। तो राइमल के बाद में मेवाड़ के राजा बनते हैं राणा सांगा। कौन बनते हैं दोस्तों? राणा सांगा। और वो संगणक में सवाल पूछा गया था कि राणा सांगा के बाद में मेवाड़ का उत्तराधिकारी कौन बना, तो उसका आंसर था रतन सिंह। क्या था दोस्तों? रतन सिंह। तो आपको यह भी क्रम याद रखना है। रतन सिंह के बाद में मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठते हैं विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य की हत्या कर देते हैं बनवीर, जो कि बनवीर उड़ना राजकुमार की दासी का पुत्र हुआ करता था, वो विक्रमादित्य की हत्या कर देते हैं। और विक्रमादित्य के भाई होते हैं उदय सिंह। उदय सिंह की रक्षा की मां पन्नादाई ने, और विक्रमादित्य के बाद मेवाड़ के राजा बनते हैं उदय सिंह। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट क्रम है मेवाड़ में, तो आप ये क्रम भी याद रखना है। और आजकल परीक्षाओं में क्रम ज्यादा पूछे जाते रहे और पूछने का ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। अब बात करते हैं उदय सिंह की। तो उदय सिंह के बाद में मेवाड़ के शिरोमणि महाराणा प्रताप। तो आपको यह भी क्रम याद रखना है कि उदय सिंह के बाद में मेवाड़ के राजा बनते हैं महाराणा प्रताप, और महाराणा प्रताप के बाद में राजा बनते हैं अमर सिंह प्रथम, जो कि इनके पुत्र हुआ करते थे। अमर सिंह प्रथम के समय आपको याद रखना है कि प्रथम मेवाड़ मुगल संधि होती है। उस समय मुगल बादशाह जहांगीर होता है, जहांगीर का पुत्र होता है खुर्रम, उधर से संधि का प्रस्ताव खुर्रम लेकर आता है, और इधर मेवाड़ के राजा होते हैं अमर सिंह प्रथम। तो आपको यह भी तथ्य याद रखना है कि प्रथम मुगल मेवाड़ संधि कौन से राजा के समय हुई थी, तो उसका आंसर होगा अमर सिंह प्रथम। पर अमर सिंह प्रथम इस संधि से बेहद निराश हो गए, क्योंकि अमर सिंह प्रथम ने यह संधि अपने पुत्र कर्ण सिंह के दबाव में आकर की थी। इसलिए अमर सिंह ने तो राजकार्य ही छोड़ दिया था, और इनके बाद में मेवाड़ के अगले राजा बनते हैं कर्ण सिंह। कौन बनते हैं? कर्ण सिंह। और कर्ण सिंह ही मेवाड़ के प्रथम शासक है जो मुगल दरबार में उपस्थित हुए, और इन्हें 5000 का मनसब दिया गया था। तो अगली परीक्षाओं के लिए, आगामी परीक्षाओं के लिए सवाल पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्रम मेवाड़ का, कि राणा लाखा के बाद में राजा बनते हैं राणा मोकल के बाद में राणा कुंभा की हत्या करके राजा बनते हैं उद्दा, और उद्दा के बाद में बनते हैं राईमल। ये क्रम बाद में याद रखना है कि राइमल के बाद में मेवाड़ के राजा बनते हैं राणा सांगा के बाद में बनते हैं रतन सिंह के बाद में बनते हैं विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य के बाद में बनते हैं उदय सिंह। फिर आगे हमने बात की उदय सिंह जी के बाद में महाराणा प्रताप के बाद में अमर सिंह प्रथम के बाद में बनते हैं कर्ण सिंह। अब इसी क्रम में हम मारवाड़ की भी कुछ इंपॉर्टेंट राजाओं की बात कर लेते हैं, उनका क्रम हमें याद रखना है। जैसे मारवाड़ में एक बहुत प्रसिद्ध राजा हुआ राव मालदेव। कौन हुए? राव मालदेव। देखो दोस्तों, ये राव मालदेव राव गंगा के पुत्र हुआ करते थे। किसके पुत्र हुआ करते थे? राव गंगा के। तो आपसे परीक्षा में यह सवाल पूछा जा सकता है कि राव गंगा के बाद में मारवाड़ की राजगद्दी पर कौन बैठा? क्यों? क्योंकि मालदेव भी अपने आप में बहुत बड़े राजा हुए मारवाड़ के। तो राव मालदेव से पहले राजा हुआ करते थे राव गंगा, और राव मालदेव ने अपने पुत्र राव चंद्रसेन को मारवाड़ का उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो याद रखना कि मालदेव के बाद में मारवाड़ के राजा बनते राव चंद्रसेन, और राव चंद्रसेन के बाद में यहां के राजा बनते हैं मोटा राजा उदय सिंह। तो आपको मारवाड़ को लेकर यह क्रम भी याद रखना है, क्योंकि आजकल परीक्षाओं में क्रम ज्यादा पूछे जाते रहे हैं। राव मालदेव के बाद में राव चंद्रसेन के बाद में मोटा राजा उदय सिंह। तो आपको यह क्रम भी याद रखना है। तो हमने सबसे पहले चौहानों से जो सवाल पूछा गया था उसकी बात की, फिर हमने मेवाड़ में जो सवाल पूछा गया, मेवाड़ में सवाल पूछा जा सकता है उसकी बात की कि क्या क्या क्रम हो सकता है, और हमने बात की अब मारवाड़ की। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़े। परीक्षा में अगला सवाल था कि उस नेता को पहचानिए जो जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नहीं था। देखो दोस्तों, सबसे पहली बात होती है कि आपको यह पढ़ना है कि सवाल पूछा गया क्या, कि एक्टिव था या नहीं था, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला यहां पे लिखा हुआ नहीं था। हमसे यह पूछा गया कि कौन जयपुर प्रजामंडल में एक्टिव नहीं था। अब हम बात करें जयपुर प्रजामंडल की। तो दोस्तों, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1931 में हुई थी। यह राजस्थान में स्थापित प्रथम प्रजामंडल था। राजस्थान में स्थापित प्रथम प्रजामंडल था। राजस्थान में स्थापित प्रथम प्रजामंडल था। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कर्पूर चंद पाटनी के द्वारा की गई थी। स्थापना कर्पूर चंद पाटनी के द्वारा
की गई थी। अब देखो दोस्तों, हम बात करें कि जयपुर प्रजामंडल में घटना घटित होती है, उसे कहते हैं जेंटलमैन एग्रीमेंट। हुआ क्या दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन हुआ भारत में 1942 के अंदर। 1942 के अंदर जयपुर प्रजामंडल दो भागों में बट गया। एक भाग वो था कि जो अंग्रेजों की सहायता करना चाहता था, दूसरा वो था जो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेना चाहता था। इसलिए जयपुर प्रजामंडल दो भागों में विभाजित हुआ और इसी के कारण जयपुर में एक घटना घटती है, उसे कहते हैं हम जेंटलमैन एग्रीमेंट। अब हम जेंटलमैन एग्रीमेंट के बारे में देखते हैं। जेंटलमैन समझौता। सबसे पहली बात, कई बार परीक्षाओं में सवाल पूछा गया है कि जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध राजस्थान की किस रियासत से है, तो उसका आंसर है जयपुर। हुआ क्या दोस्तों कि जयपुर प्रजामंडल के समय दो व्यक्तियों के बीच में जेंटल एग्रीमेंट होता है। एक तो होते हैं हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री उस समय प्रजामंडल के अध्यक्ष हुआ करते थे। प्रजामंडल के अध्यक्ष हुआ करते थे। और दूसरे व्यक्ति हैं मिर्जा इस्माइल। मिर्जा इस्माइल। और ये मिर्जा इस्माइल जयपुर राज्य के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। जयपुर राज्य के प्रधानमंत्री। इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, उसे कहते हैं जेंटलमैन एग्रीमेंट। परीक्षा में यह भी कई बार सवाल पूछा गया है कि जेंटलमैन एग्रीमेंट किन दो व्यक्तियों के बीच में हुआ, तो उसका आंसर था हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल। इस बात से नाराज होकर कुछ व्यक्तियों ने अपना अलग ही मोर्चा खोल लिया कि हम अब अंग्रेजों के अधीन, मतलब जयपुर के प्रधानमंत्री के अधीन नहीं जाएंगे और हम अलग से ही भारत छोड़ो आंदोलन में भाग ले लेंगे। उसे कहते हैं आजाद मोर्चा। कौन सा मोर्चा? आजाद मोर्चा। आजाद मोर्चा। और आजाद मोर्चा की स्थापना भी 1942 में होती है। इसका संबंध जयपुर प्रजामंडल से है, मतलब जयपुर रियासत से है। और इसकी स्थापना जेंटल मैन एग्री समझौते के खिलाफ होती है। इसकी स्थापना जेंटलमैन एग्रीमेंट के विरुद्ध में होती है। देखो दोस्तों, आजाद मोर्चे के संस्थापक हुआ करते थे बाबा हरिश्चंद्र। बाबा हरिश्चंद्र। बाबा हरिश्चंद्र के साथी हुआ करते थे रामकरण जोशी। रामकरण जोशी। रामकरण जोशी के साथ में हुआ करते थे दौलतमल भंडारी। दौलतमल भंडारी। और इन्हीं के साथ में हुआ करते थे गुलाब चंद कासनीवाल। ये आपको याद रखना है। कैसे? कि देखो, बाबा जो होते हैं, जो भक्ति करते हैं बाबा, वो आजाद रहना चाहते हैं। बाबा किसकी भक्ति करते हैं? राम जी की। बाबा किसकी भक्ति करते हैं? राम जी की। जो राम जी की भक्ति करेगा उसके पास अपने पास क्या आ जाएगी? दौलत आ जाएगी। और जो दौलत जिसके पास होगी वो क्या खरीद सकता है? गुलाब। तो इन चारों के नाम आपको याद रखने हैं कि आजाद मोर्चे के संस्थापक के साथ साथ उसके सदस्य कौन कौन थे? बाबा राम जी की भक्ति करते हैं, राम जी के पास में दौलत है और दौलत से आप क्या खरीद सकते हो? गुलाब। तो देखो, बाबा हरिचंद सक्रिय आदमी थे, रामकरण जोशी भी एक्टिव था, दौलतमल भंडारी भी एक्टिव थे और गुलाबचंद कासनीवाल भी एक्टिव थे। अब हमसे यहां से बात की है, हमारे से सवाल पूछा गया था कि कौन सा नेता जयपुर प्रजामंडल में एक्टिव नहीं था। इसका मतलब रामकरण जोशी, तो इसका आंसर हो नहीं सकता क्योंकि ये तो एक्टिव थे। वहीं बात की जाए दौलतमल भंडारी की, तो ये तो एक्टिव थे। अब बात करते हैं देवीशंकर तिवारी की। देखो, देवीशंकर तिवारी को राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भी बनाया गया था। बाद में ये प्रजामंडल के बाद में, देश आजाद होने के बाद में राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। ये जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष भी रहे। जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष भी रहे। और इनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आपको एक बात याद रखनी है कि देवीशंकर तिवारी ने एक समाचार पत्र चलाया था, समाचार पत्र। और समाचार पत्र का नाम था लोकवाणी। और लोकवाणी समाचार पत्र 1943 में प्रकाशित हुआ था। हुआ क्या दोस्तों कि 1942 में जमनालाल बजाज का निधन हो गया। जमनालाल बजाज की याद में, मतलब जमनालाल बजाज की स्मृति में, देवीशंकर तिवारी ने एक समाचार पत्र निकाला, उसका नाम था लोकवाणी। लोक मतलब जनता, मतलब जनता की वाणी। और ये समाचार पत्र निकालने वाले व्यक्ति थे देवीशंकर तिवारी और ये जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष भी रहे। इसका मतलब ये भी जयपुर प्रजामंडल में क्या थे? सक्रिय। तो इसका आंसर ये भी नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर होगा प्रयागराज भंडारी, क्योंकि परीक्षा में सवाल पूछा गया था कि कौन सा एक्टिव व्यक्ति जयपुर प्रजामंडल में एक्टिव नहीं था, तो इसका आंसर होगा प्रयागराज भंडारी। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। सवाल पूछा गया साहित्य के हिसाब से।
देखो ये सवाल वो है जिसे आप इतिहास का भी कह सकते हो और कल्चर का भी कह सकते हो, क्योंकि साहित्य की दृष्टि से कभी पूछ लिया जाता है राजाओं के दरबारी विद्वान के हिसाब से और कभी पूछ लिया जाता है साहित्य में मतलब कल्चर के हिसाब से। इसमें कहा गया कि इस सूची का मिलान कीजिए, और परीक्षाओं में आजकल ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। सबसे पहला यहां पे नाम दिया हुआ था कर्णीदान। कौन सा दान? कर्णीदान। ये मारवाड़ के राजा अभय सिंह के दरबारी विद्वान थे। अभय सिंह जो कि कहां का राजा था? मारवाड़ का। के दरबारी विद्वान, के दरबारी विद्वान, विद्वानों करते। वहीं बात करें हम कवि राजा श्यामल दास की, ये मेवाड़ के जो राजा हुए सज्जन सिंह, उसके क्या थे? दरबारी थे। वहीं हम बात करें मुणोत नैणसी की। मुणोत नैणसी के बारे में हम आगे डिटेल से बात करते हैं, पहले हम बात करते हैं सूर्यमल मिश्रण की। ये सूर्यमल मिश्रण बूंदी के हुआ करते थे। बूंदी के राजा हुए राम सिंह के दरबारी हुआ करते थे, और इनका प्रमुख ग्रंथ है वंश भास्कर, जिसमें इन्होंने बूंदी का इतिहास लिखा है। सबसे पहले बात की हमने कर्णीदान की। कर्णीदान के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया उसका नाम है सूरज प्रकाश। क्या? तो पहले ऑप्शन में पहला जो ऑप्शन उसमें आना चाहिए सेकंड, और यहां पर सेकंड दो जगह दिया हुआ है। फिर बात करते हैं हम श्यामल दास की। तो श्यामल दास जी ने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम है वीर विनोद। मेवाड़ के इतिहास के बारे में विस्तृत जानकारी देने वाला ग्रंथ है वीर विनोद। वीर विनोद के अनुसार ही जो मेवाड़ के राजा व राणा कुंभा, उन्होंने 32 किलों का निर्माण कराया। वीर विनोद के अनुसार मेवाड़ के कुल 84 किले हैं, उन 84 किलों में से 32 किलों का निर्माण अकेले राणा कुंभा ने करवाया है। और इस श्यामल दास जी को वीर विनोद ग्रंथ लिखने के उपलक्ष्य में ही इनको कवि राजा की उपाधि दी गई थी। तो आप ये भी बात याद रख सकते हैं कि इन्हें क्या कहा गया है? कवि राजा। क्या कहा गया दोस्तों? कवि राजा। अब बात करते हैं मुणोत नैणसी की। तो मुणोत नैणसी ने लिखा है मारवाड़ परगनारी विगत। और वहीं बात करें अब हम सूर्यमल मिश्रण की, तो सूर्यमल मिश्रण ने लिखा है वंश भास्कर। मतलब ऑप्शन ए में आना चाहिए था सेकंड। फिर श्यामल दास की बात करें तो इसमें आना चाहिए था वीर विनोद। तो ये आपके यहां तक अभी भी आंसर नहीं निकला है। मुणोत नैणसी ने लिखा है मारवाड़ परगनारी विगत, और आपके तीसरे ऑप्शन में आना चाहिए प्रथम, और ऑप्शन 4 में था आंसर 3, क्योंकि वंश भास्कर 3 में दिया हुआ था। तो यहां पर तो इसका आंसर होगा ए। अब हम बात करते हैं मुणोत नैणसी की। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? मुणोत नैणसी। ये जो मुणोत नैणसी है मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी थे। जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी। और ये जसवंत सिंह प्रथम ने पूरी जिंदगी में औरंगजेब को इतना परेशान किया था, और ये औरंगजेब के खिलाफ रहे, इसलिए औरंगजेब ने इनके निधन पर कहा था, आज कुरुप का दरवाजा टूट गया है। तो यह सवाल भी कई बार परीक्षा में पूछा गया कि आज कुरुप का दरवाजा टूट गया है, यह कथन कौन से राजा के लिए कहा गया है? तो उसका आंसर होगा जसवंत सिंह प्रथम। और किसके द्वारा कहा गया है? तो इसका आंसर होगा औरंगजेब, जो कि मुगल बादशाह हुआ करता था। औरंगजेब इनसे जीवन भर परेशान रहा, इसलिए उनके निधन पर कहा। कुरुप का मतलब होता है हिंदू, कि आज हिंदुओं को बचाने वाला जो दरवाजा था वो टूट गया है। अब हम बात कर रहे थे मुणोत नैणसी की। तो मुणोत नैणसी ने एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम है नैणसीरी ख्यात। इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा है? नैणसीरी ख्यात। मारवाड़ राज्य के इतिहास की मैं विस्तृत जानकारी देता है नैणसीरी ख्यात। वहीं इन्होंने दूसरा ग्रंथ लिखा है मारवाड़ परगनारी विगत। मारवाड़ परगनारी विगत। देखो दोस्तों, इस मारवाड़ परगनारी विगत में मारवाड़ राज्य के आंकड़े दिए गए, और इसीलिए कारण इसे मारवाड़ का गजट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मारवाड़ का गजट। क्या कहा जाता है दोस्तों? मारवाड़ का गजट। अब हम बात करें नैणसी की, तो नैणसी को राजपुताने का अबुल फजल भी कहते हैं। राजपुताने का अबुल फजल। हुआ क्या दोस्तों, अबुल फजल ने भी जेल में आत्महत्या की थी, और इधर मारवाड़ के मुणोत नैणसी ने भी जेल में आत्महत्या कर ली थी। इसी कारण एक कवि हुए कवि मुंशी देवी प्रसाद, और कवि मुंशी देवी प्रसाद ने मुणोत नैणसी को राजपुताने का अबुल फजल कहा है। और तो आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा कि राजपुताने का अबुल फजल किसने कहा है? तो उसका आंसर होगा कवि मुंशी देवी प्रसाद।
तो आपको ये बात तो याद रखनी ही है कि कब राजपूताने का अबुल फजल किसे कहा जाता है, पर साथ में आपको एक बात और याद रखनी है कि ये किसने कहा है। तो उसका आंसर होगा कवि मुंशी देवी प्रसाद। हमने सबसे पहले बात की मुणोत नैणसी की। मुणोत नैणसी मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी विद्वान हुआ करते थे। जसवंत सिंह प्रथम के निधन पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुरुप का दरवाजा टूट गया है। फिर हमने देखा कि नैणसी के प्रमुख ग्रंथ हैं, एक तो नैणसीरी ख्यात जिससे हमें मारवाड़ राज्य की जानकारी मिलती है, वहीं दूसरा ग्रंथ है मारवाड़ा प्रगनारी विगत, और मारवाड़ा प्रगनारी विगत में आंकड़े मिलते हैं, जनसंख्या के बारे में हमें जानकारी मिलती है, इसलिए इसे मारवाड़ का गजट भी कहते हैं। और इनको राजपूताने का अबुल फजल कहा गया है। और राजपूताने का अबुल फजल किसने कहा है? कवि मुंशी देवी प्रसाद ने। अब हम बात करते हैं हमारे अगले सवाल की। सवाल दिया गया है कि कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति, मतलब किससे रिलेटेड सवाल है? क्रांति से रिलेटेड, के दौरान कोटा में, कहां पर? कोटा में क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। मतलब सवाल सीधा सीधा सा पूछ रहा है कि कौन से पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कोटा में कर दी गई थी। तो इसका मतलब आपको सारे पॉलिटिकल एजेंट याद होने चाहिए कि कौन सा पॉलिटिकल एजेंट उस क्रांति के समय कहां का पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता था। अब सबसे पहले बात करें हम कर्नल एबोट की, तो इनका संबंध नीमच से है। कहां से है दोस्तों? नीमच से। और नीमच में क्रांति हुई थी 3 जून को। कितनी जून को? 3 जून को। तो ये डेट भी कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है कि नीमच में क्रांति कितनी तारीख को हुई थी, तो उसका आंसर होगा 3 जून। और कर्नल एबोट जो अंग्रेज अधिकारी हैं, इनका संबंध कौन सी छावनी से था? नीमच सैनिक छावनी से। अब बात करें मैं कैप्टन सावर्स की, तो कैप्टन सावर्स का संबंध था मेवाड़ से। कहां से? मेवाड़ से। कहां से था दोस्तों? मेवाड़ से। वहीं बात की जाए कैप्टन मैकमोसन की, तो ये मैकमोसन का संबंध हुआ करता था मारवाड़ से। ये कहां के पॉलिटिकल एजेंट थे? मारवाड़ के। ये कैप्टन मैकमोसन गलती से एक युद्ध में पहुंचे और उसका नाम था चेलावास का युद्ध। कौन सा युद्ध? चेलावास का युद्ध। और चेलावास के युद्ध में ये लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। चेलावास के युद्ध में वीरगति को प्राप्त। और हमारे यहां पर जो भी अकाल मौत मरता है उसे तो हम देवता ही मानते हैं। तो याद रखना, मारवाड़ राज्य में मैकमोसन की एक देवता के रूप में पूजा होती है। तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन से अंग्रेज अधिकारी को लोक देवता के रूप में पूजा जाता है, तो इसका आंसर होगा मैकमोसन। और कोटा में ड्यूटी हुआ करती थी कैप्टन बटन की, तो इसका आंसर होगा कैप्टन बटन। इनकी कोटा में हत्या कर दी गई थी, तो इसका आंसर होगा मेजर बटन। अब बात करें हम कोटा की, तो राजस्थान के अंदर जो सबसे सुव्यवस्थित क्रांति हुई है, जो सबसे लंबे समय तक क्रांति हुई है, 1857 की क्रांति, उसका आंसर होगा कोटा। तो हम बात करते हैं कोटा की क्रांति की। कोटा, देखो सबसे पहले बात करें तो यहां पर राजस्थान में सबसे सुव्यवस्थित क्रांति हुई। राजस्थान में सबसे सुव्यवस्थित क्रांति, सबसे सुनियोजित क्रांति, यहां के जो क्रांतिकारी हुआ करते थे कोटा में, उनका एक का नाम था वकील जयदयाल। तो परीक्षा में यह भी कई बार सवाल पूछा गया है कि कोटा के क्रांतिकारियों के नाम क्या थे, कि कोटा में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो एक तो हुआ करते थे वकील जयदयाल, और दूसरे हुआ करते थे सालेदार मेहराब खां। मेहराब खां। रिसाला का मतलब होता है दोस्तों सेना, मतलब सेना का अधिकारी, मतलब सेनापति। तो याद रखना, वकील के पद पर हुआ करते थे जयदयाल, और रिसालेदार मतलब सेना का जो सेनापति हुआ करता था वो था मेहराब खां। और इन दोनों ने मिलकर कोटा में क्या करती थी दोस्तों? क्रांति। और यहीं पर कैप्टन बटन की हत्या कर दी गई थी। और यही आपका परीक्षा में सवाल पूछा गया था कि कौन से अंग्रेज अधिकारी की हत्या कोटा में की गई थी। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़े, तो आगे बढ़कर हम बात करते हैं कानड़ दे प्रबंध की। किसकी बात करते हैं? कानड़ दे प्रबंध की। कानड़ दे प्रबंध काव्य का लेखक कौन है? यहां पे परीक्षा में सवाल पूछेगा लेखक कौन है, तो इसका कानड़ दे प्रबंध। कानड़ दे प्रबंध में हमें जालोर के राजा, कौन से राजा? जालोर के शासक कानड़ दे के बारे में जानकारी मिलती है। कानड़ देव के बारे में जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ में जो दिल्ली का सुल्तान हुआ करता था अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने जो आक्रमण किया जालोर के ऊपर, जालोर में उस समय जो साका हुआ उसकी जानकारी मिलती है। अलाउद्दीन खिलजी व कानड़ देव के मध्य युद्ध की जानकारी मिलती है।
इस कानड़ देव के निधन के पश्चात जब ये साके में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर अधिकार कर लिया था तथा जालोर का नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया था। जालोर का नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया था। क्या कर दिया था दोस्तों? जलालाबाद कर दिया था। अब हम बात कर रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भी ये कई बार परीक्षाओं में सवाल पूछा जाता रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो राजस्थान में आक्रमण किए उनका क्रम जमाई है। 2023 में भी ये सवाल पूछा गया था। हालांकि परीक्षा में सवाल लिखने में बाई मिस्टेक गलत हो गया था, इसलिए क्वेश्चन बाद में डिलीट हुआ। पर अलाउद्दीन खिलजी के आपको क्रम भी याद रखने, तो अलाउद्दीन खिलजी के राजस्थान में आक्रमण के क्रम, क्योंकि आजकल परीक्षाओं में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं क्रम। तो इन्होंने, अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान में सबसे पहले आक्रमण किया था रणथंभौर पर। कब आक्रमण किया था दोस्तों? पर रणथंभौर पर। उसके बाद में आक्रमण किया चित्तौड़ पर। कहां पर? चित्तौड़ पर। कहां पर? चित्तौड़ पर। इसके बाद में तीसरे नंबर पर था सिवाना। क्या था दोस्तों? सिवाना। और नंबर 4 पर हुआ करता था जालोर। क्या हुआ करता था? जालोर। तो आपसे अलाउद्दीन खिलजी की राजस्थान में विजय का अगर क्रम पूछ लिया जाए तो यह क्रम होगा सबसे पहले रणथंभौर, उसके बाद में चित्तौड़, उसके बाद में सिवाना और उसके बाद में जालोर। रणथंभौर इसने विजय किया था 1301 में, चित्तौड़ इसने विजय किया था 1303 में, सिवाना इसने विजय किया था 1308 में और जालोर पर अधिकार कर लिया था 1311 में। तो ये अलाउद्दीन खिलजी की जो राजस्थान में आक्रमण थे उनका क्रम पूछा गया। तो यहां पे हमारा सवाल था कि कानड़ देव प्रबंध नामक काव्य का लेखक कौन था? तो इसका आंसर होगा पद्मनाभ। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? पद्मनाभ। अब हम बात करते हैं हमारे अगले सवाल की। सवाल है हमारा कि राजस्थान के प्रारंभिक मध्यकाल के राज्यों में अक्षपटलिक की जिम्मेदारी थी। अक्षपटलिक जो शब्द है, अगर आप उसको समझ जाएंगे तो आपको आंसर अपने आप आ जाएगा कि यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है अक्षपटलिक। अक्षपटलिक। देखो दोस्तों, अक्ष का अर्थ होता है लेखा और पटलिक का मतलब होता है कागज। मतलब लेखे को कागज पर लिखने वाला। कुल मिलाकर आय जितनी हो रही है, आपके पास कितना व्यय हो रहा है, उसका जो ब्यौरा लिखता है। कुल मिलाकर बात की जाए अकाउंटेंट की, कि आपको देखा जा रहा है कि आपके पास कितना पैसा आ रहा है और कितना जा रहा है। जो व्यक्ति के पास इस चीज की जिम्मेदारी होगी उसे कहेंगे अक्षपटलिक। अब हमारे ऑप्शन पढ़ते हैं। मुख्य कोषपाल। कोष का मतलब होता है खजाना, मतलब जो खजाने का ध्यान रखने वाला है। तो इसका अक्षपटलिक से कोई लेना देना नहीं है। मुख्य कोषपाल के रूप में काम करना। मुख्य लेखाधिकारी के रूप में बात करना। लेखाधिकारी, लेखा का मतलब होता है जो लेखा जोखा रखता है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? मुख्य लेखाधिकारी। अब बात करी जाए विदेश मंत्री की। विदेश मंत्री को उस समय कहा जाता था संधि विग्रह। क्या कहा जाता था दोस्तों? संधि विग्रह। संधि का मतलब होता है जोड़ना, विग्रह का मतलब होता है तोड़ना, कि किस राज्य से हमारे संबंध कैसे होंगे, इसके बारे में कौन व्यक्ति बातचीत करेगा, तो उसे कहेंगे संधि विग्रह। और वर्तमान में आप संधि विग्रह को कह सकते हो विदेश मंत्री। और अब बात की जाए प्रधानमंत्री के रूप में काम करना। देखो दोस्तों, प्रधानमंत्री का मतलब होता है प्रधान प्लस मंत्री, मतलब मंत्रियों का प्रधान। और मंत्रियों के प्रधान को उस समय कहा जाता था अमात्य। क्या कहा जाता था दोस्तों? अमात्य। ये बात कर रहे हैं हम नौकरशाही व्यवस्था की। कौन सी व्यवस्था की? नौकरशाही व्यवस्था। और मेवाड़ के एक राजा हुए, उनका नाम था अल्लट। क्या कहा था? अल्लट। और अल्लट को ही आलू रावल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? आलू रावल। तो मेवाड़ राज्य में सबसे पहले अगर किसी ने नौकरशाही व्यवस्था प्रारंभ की थी तो उसका आंसर था अल्लट। तो याद रखना, यह भी परीक्षा में सवाल पूछ लिया गया है कि मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही व्यवस्था प्रारंभ करने वाले राजा कौन थे? तो उनका आंसर होगा अल्लट। तो आप भविष्य में पूछे इसके लिए भी तैयार रहें कि यह भी सवाल पूछा जा सकता है। मेवाड़ राज्य में सर्वप्रथम नौकरशाही व्यवस्था प्रारंभ की। अब नौकरशाही व्यवस्था प्रारंभ की थी, इसके बारे में हम जो इन्होंने कुछ पद चलाए थे उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे इन्होंने एक पद चलाया था, उसे कहते हैं अमात्य। अमात्य को आज आप वर्तमान की भाषा में कह सकते हो प्रधानमंत्री, मतलब मंत्रियों का प्रधान, या आप कह सकते हो मुख्यमंत्री, सीएम, मतलब मंत्रियों का मुखिया। क्या कह सकते हो? मंत्रियों का मुखिया। तो उसे उस समय कहा जाता था अमात्य। इन्होंने एक पद चलाया था बिस्गाधिराज। कौन सा पद था दोस्तों? बिस्गाधिराज। और बिस्गाधिराज का मतलब होता है राजवैद्य।
क्या कहा जाता है दोस्तों? राजवैद्य, मतलब वर्तमान का डॉक्टर। राज परिवार, आज जैसे बड़े बड़े लोगों के पास खुद के फैमिली डॉक्टर होते हैं, उस समय राज परिवारों के पास अपने राजवैद्य हुआ करते थे, और उस राजवैद्य को कहा जाता था बिस्गादीराज। मेरा आपसे कहना है कि आज अगर आप वर्तमान में बीमार हो जाए तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर को जाकर कहें कि हे बिस्गादीराज, मैं पिछले कुछ दिनों से स्वस्थ नहीं हूं, तो आप मुझे आइपीगोम की गोली देने की कृपा करें, तो आप उसको क्या कहेंगे जाकर? बिस्गादीराज। इसी क्रम में एक पद है, उसको कहते हैं संधि विग्रह। क्या कहा जाता है दोस्तों? संधि विग्रह। संधि विग्रह का मतलब मैंने आपको बताया कि संधि का मतलब होता है जोड़ना, विग्रह का मतलब होता है तोड़ना। इसका मतलब जो हमारा विदेश मंत्री होगा, कौन सा मंत्री होगा दोस्तों? विदेश मंत्री, कि हमारे आसपास के पड़ोसी राज्यों से हमारे जो ताल्लुकात कैसे होंगे वो डिसाइड कौन करेगा? विदेश मंत्री। और उस समय क्या कहा जाता था? संधि विग्रह। हम इसी में बात करें, एक पद था बंदीपति। क्या पद था दोस्तों? बंदीपति। नाम से ही पता चल रहा है बंदीपति मतलब बंद है जो पति। देखो जीवन में जो आदमी पति बन गया ना, उसको बंदी रहना पड़ेगा, उसको अपनी पत्नी की तारीफ करनी पड़ेगी, वरना उसको पत्नी क्या कर देगी? बंद कर देगी। मतलब जब आपने कभी कोई फिल्म देखी होगी या कोई नाटक देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा जबकि राजा पधार रहे होते हैं तो कोई व्यक्ति आकर कहता है कि श्री 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 1008 महाराजा धीराज राज्य में पधार रहे हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? बंदीपति। मतलब राजाओं की प्रशंसा करने वाला। क्या करने वाला? राजाओं की प्रशंसा करने वाला, राजाओं की प्रशंसा करने वाला। देखो सबसे पहले बात की हमने अमात्य की, फिर हमने बात की बिस्गादीराज की, फिर हमने बात की संधि विग्रह की, और एक बात की हमने बंदीपति की। और जो परीक्षा में सवाल पूछा गया था वो था अक्षपटलिक। और अक्षपटलिक का मतलब है आय और व्यय का लेखा जोखा रखने वाला। आय और व्यय का लेखा जोखा रखने वाला। तो ये तो आपसे परीक्षा में सवाल पूछ लिया गया। बाकी जो मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिखा है इनके बारे में भी एक बार विचार करें, इनको भी आप एक बार ध्यान से देखें कि प्रधानमंत्री को अमात्य कहते हैं, बिस्गादीराज को राजवैद्य कहते हैं, संधि विग्रह को विदेश मंत्री कहते हैं, बंदीपति का मतलब होता है राजाओं की प्रशंसा करने वाला, और अक्षपटलिक का मतलब होता है आय और व्यय का लेखा जोखा रखने वाला। हम बात कर रहे थे इस सवाल की कि मध्यकाल में अक्षपटलिक की जिम्मेदारी थी, तो उसका आंसर होगा मुख्य लेखाधिकारी के रूप में कार्य करना। अब आगे हम बढ़ते हैं और हमारा पहला अगला सवाल है कल्चर का। कौन सा सवाल है दोस्तों? कल्चर का। ये यहां पर सवाल पूछा गया है कि मंदिर, हम बात कर रहे थे यहां पर कि मंदिर के बारे में पूछा गया है और मंदिर की शैलियों के बारे में बात की गई है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली का नहीं है। देखो दोस्तों ये विशेष रूप से आपको सवाल पढ़ते वक्त ही याद रखना है। अगर आपने यहीं पे मिस्टेक की तो आपका सवाल गलत हो सकता है। यहां पे पूछा गया कि नहीं है। सबसे पहला मंदिर दिया हुआ है किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर। सोमेश्वर मंदिर का मतलब है किराड़ू का शिव मंदिर। पटवारी में भी 2021 में भी पूछा गया था। देखो किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर को इसे राजस्थान का खजुराहो भी कहते हैं, राजस्थान का खजुराहो। और आपको याद है कि जैसे सोमेश्वर लिखा है तो ये भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। किसको समर्पित मंदिर है? शिव को समर्पित मंदिर है। वैसे ही राजस्थान में एक जिला है उसका नाम है बारां, उससे यहां पर राजस्थान का मिनी खजुराहो स्थित है। मिनी खजुराहो, कौन सा खजुराहो? मिनी खजुराहो। और राजस्थान का मिनी खजुराहो मंदिर उसको कहते हैं भंड देवरा मंदिर। कौन सा मंदिर? भंड देवरा मंदिर। और ये भी किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। और बंड देवरा कहां पर है दोस्तों? बारां में। कहां पर है दोस्तों? बारां में। तो याद, हाँ अगला ऑप्शन दिया हुआ था ओसिया का सूर्य मंदिर। कौन सा मंदिर? ओसिया का सूर्य मंदिर। यहीं पर एक और मंदिर है उसका नाम है हरिहर मंदिर। कौन सा मंदिर? ये सब मंदिर भी गुर्जर प्रतिहार शैली में बने हुए हैं। एक मंदिर दिया हुआ है गोट मांगलोद का दधी माता मंदिर। ये भी कौन सी शैली में? गुर्जर प्रतिहार शैली में। जबकि एक मंदिर दिया हुआ था चार चौमा का शिव मंदिर। ये चार चौमा का शिव मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली का नहीं था और ये तो स्थानीय शैली में निर्मित है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कि चार चौमा का शिव मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली में निर्मित नहीं था। और यहां पर परीक्षा में सवाल भी यही पूछा गया था कि कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली में निर्मित नहीं था। हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। और यहां पर भी सवाल पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। हमारा पहला उद्देश्य कि जब भी हम क्वेश्चन पढ़ें तो उसमें यह जरूर देखें कि है या नहीं है। इसके कारण कई व्यक्तियों के सिलेक्शन रुक गए हैं क्योंकि वो पूरा पढ़ ही नहीं पाते, हाँ या ना। हमने बात की थेवा कला की। थेवा कला का संबंध प्रतापगढ़ से बच्चे को पता है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि सोनी परिवार इसके लिए जाना जाता है। कौन सा परिवार? सोनी परिवार। यह कला सिर्फ
अपने बच्चों को सिखाई जाती है, बहन बेटियों को नहीं सिखाई जाती है, क्योंकि सोनी परिवार को ऐसा लगता है कि जैसे मान लो बहन बेटियों को सिखा देंगे तो वो आगे जाकर अपने पति को सिखा देगी और ये कला वायरल हो जाएगी, इसलिए ये सिर्फ अपने ही परिवार के लोगों के लिए जानी जाती है। आगे बात की मीनाकारी की, तो मीनाकारी जयपुर की ही प्रसिद्ध है। फिर यहाँ पे बात की गई है टेराकोटा। टेराकोटा मोलेला राजसमंद का प्रसिद्ध है। देखो टेराकोटा के बारे में आपको एक बात याद रखनी है कि चिकनी मिट्टी में, कौन सी मिट्टी में, चिकनी मिट्टी में गधे का गोबर मिलाकर, गधे का गोबर मिलाकर, किसका गोबर मिलाकर, गधे का गोबर मिलाकर इसका निर्माण किया जाता है। याद रखना, परीक्षा में सवाल पूछा जा सकता है कि कौन सी कला में गधे के गोबर का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा टेराकोटा। और इसी से जैसे घोड़े बनाए जाते हैं, अलग अलग तरीके के चीजें बनाई जाती है, उसे कहते हैं टेराकोटा शिल्प। और इसका आंसर होगा अजरक प्रिंट। क्या होगा दोस्तों, अजरक प्रिंट, क्योंकि अजरक जो प्रिंट है वो बाड़मेर की प्रसिद्ध है। कहां की प्रसिद्ध है, बाड़मेर की। तो इसका आंसर सांगानेर ना होकर क्या होगा दोस्तों, बाड़मेर। तो हमें से सवाल भी यही पूछा गया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। नृत्य शैली जो ग्रासिया जनजाति से संबंधित नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि यहां पे कौन सी जनजाति के बारे में पूछा गया, ग्रासिया जनजाति के बारे में। ग्रासिया जनजाति के नृत्यों के बारे में सबसे पहले आपको एक शब्द याद रखना है, वाक लूमो। कौन सा शब्द याद रखना है, वाक लूमो। बोलो कौन सा शब्द याद रखना है दोस्तों, वाक लूमो। व से आपको याद रखना है वालर, क से आपको याद रखना है कूद, क्या याद रखना है, कूद। ल से याद रखना है आपको लूर, और म से याद रखना है आपको मांदल। ये चार नृत्य ग्रासिया नृत्य की बहुत बार पूछे गए हैं, इन चारों को आपको याद रखना है। इसी के लिए आपको सिर्फ एक शब्द याद रखना है, वो है वाक लूमो। अब सबसे पहले बात करते हैं हम वालर नृत्य की। कौन सा नृत्य की, वालर नृत्य की। दोस्तों ये ग्रासिया जनजाति के लिए प्रसिद्ध नृत्य है। ये मेल और फीमेल मतलब दोनों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, दोनों के द्वारा। क्योंकि नृत्य में सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं कि इसमें महिलाओं भाग लेती है, पुरुष भाग लेती है, या दोनों भाग लेते हैं। तो आपको याद रखना है कि इसमें ये महिलाएं और पुरुष दोनों के लिए। ये जो वालर नृत्य है ये बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है, बिना वाद्य यंत्र के। किसके किया जाता है, बिना वाद्य यंत्र के। तो ये भी परीक्षा में सवाल पूछा गया है कि बिना वाद्य यंत्र के कौन सा नृत्य किया जाता है, तो उनका आंसर होगा वालर। और ये जो वालर नृत्य है ये कौन सी जनजाति का है, ग्रासिया जनजाति का। वहीं अगला नृत्य दिया हुआ है कूद। ये कूद नृत्य भी बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, बिना वाद्य यंत्र के। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक शब्द याद रखने कि वालर। परीक्षा में ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन से नृत्य बिना वाद्य यंत्र के किए जाते हैं, तो उनका आंसर वालर के साथ साथ क्या होगा, लूर, सॉरी कूद। अब बात करते हैं हम लूर नृत्य की। ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा, महिलाओं के द्वारा। और मांगलिक अवसरों पर किया जाता है, जैसे शादी विवाह जो आयोजन होते हैं उसमें ग्रासिया जाति की महिलाएं लूर नृत्य करती है। अब हमसे पूछा गया वालर, मांदल, गौरी और लूर, तो ग्रासिया जनजाति से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर होगा गौरी। क्या आंसर होगा दोस्तों, गौरी। आगे बढ़े, हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है। यहां पर भी क्या सवाल पूछा गया, कौन सी उपबोली नहीं है। सबसे पहले बात करें हम ढूंढाड़ी की, तो देखो ढूंढाड़ी जैसे जो हमारा राजस्थान प्रदेश है कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो याद रखना सबसे पहले तो ये पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। कहां बोली जाती है, पूर्वी राजस्थान में। पूर्वी राजस्थान बोले तो जैसे जयपुर, जयपुर हो गया आपका टोंक हो गया, आपका दौसा हो गया, इस क्षेत्र में ढूंढाड़ी बोली जाती है। इसकी प्रमुख उपबोलियां हैं, जैसे एक तो है तोरावाटी, एक है राजावाटी, एक है नागरचोल और एक है चौरासी। टोंक जो क्षेत्र है, ऐसा कहा गया कि 84 गांवों को मिलकर बसाया गया, इसलिए 84 गांवों के क्षेत्र में बसा होने के कारण यहां पर एक बोली बोली जाती है, उसे कहते हैं 84 बोली। और इसका आंसर होगा कि कौन सी ढूंढाड़ी की बोली नहीं है, तो इसका आंसर होगा राठी। क्योंकि ये जो राठी बोली है ये अहिरवाटी की बोली है। अहिरवाटी की, किसकी बोली है दोस्तों, अहिरवाटी की उपबोली है। और ये जो अहिर राठी का मुख्य क्षेत्र है, मुख्यतः ये कोटपुतली बहरोड में बोली जाती है। कोटपुतली बहरोड में कहां बोली जाती है दोस्तों, कोटपुतली बहरोड में। राठी बोली के बारे में भी कई बार परीक्षा में सवाल पूछा गया है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है और ये किसकी उपबोली है, तो इसका आंसर होगा अहिरवाटी। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़े, तो इसी क्रम में हमारा अगला सवल है कि स्वर्ण नगरी हॉल, कौन सा हॉल, स्वर्ण नगरी हॉल
जैन मंदिर का भाग है। किस मंदिर का भाग है? जैन मंदिर का भाग है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो चारों मंदिर दिए गए हैं ये कौन से धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। अन्वेक्षक परीक्षा में पूछा गया था कि रणकपुर जैन मंदिर का संबंध किस धर्म से है, तो इसका हमें आंसर मिल गया यहां पर जैन धर्म। सबसे पहला सवाल तो ये, आंसर तो ये कि रणकपुर जो मंदिर है उसका संबंध किस धर्म से है, तो जैन मंदिर। अब हम रणकपुर जैन मंदिर के बारे में बात करें दोस्तों, तो रणकपुर जैन मंदिर, रणकपुर जैन मंदिर, सबसे पहली बात, रणकपुर जैन मंदिर कहां पर स्थित है? पाली में स्थित है। कहां पर है दोस्तों? पाली में। कौन सी नदी के किनारे? मथाई नदी के किनारे। मथाई नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? मथाई नदी के। 2024 में यह भी सवाल पूछा गया कि जो रणकपुर जैन मंदिर है ये कौन सी नदी के किनारे है, तो मथाई नदी के किनारे। इसका निर्माण राणा कुंभा के शासनकाल में हुआ था। राणा कुंभा के शासनकाल में। और ये जो इसका निर्माण हुआ ये किसके द्वारा करवाया गया था? जैन व्यापारी दरणक शाह के द्वारा। इनसे भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल शोध परीक्षा हुई, शोध अध्ययन के लिए जो परीक्षा होती है 2025 में, उसमें पूछा गया कि जो रणकपुर जैन मंदिर है इसका निर्माण किसके आदेश से प्रारंभ हुआ। देखो उन्होंने पूरा तरीका ही बदल दिया, ना ये पूछा कि किसके समय हुआ, ना ये पूछा कि किसके द्वारा करवाया गया, और परीक्षा में सवाल पूछा गया कि किसके आदेश से प्रारंभ हुआ। तो यह सबसे इंपॉर्टेंट लाइन बन जाती है कि रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण, जैन मंदिर का निर्माण सोम सुंदर सूरी। कौन सा सूरी? सोम सुंदर सूरी। ये एक जैन विद्वान हुआ करते थे जो राणा कुंभा के दरबार में रहा करते थे। उनके आदेश के बाद ही इस मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था। तो रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण सोम सुंदर सूरी के आदेश से प्रारंभ हुआ। यही परीक्षा में सवाल पूछा गया था, आदेश से प्रारंभ हुआ। देखो दोस्तों ये जो रणकपुर जैन मंदिर है ये कोई एक अकेला मंदिर नहीं है, ये मंदिरों का समूह है, कई जैन मंदिरों का समूह है। और इसमें जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है उसका नाम है चौमुखा जैन मंदिर। सबसे प्रसिद्ध मंदिर, सबसे प्रसिद्ध मंदिर रणकपुर जैन मंदिर है। उस जैन मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध मंदिर है चौमुखा मंदिर। कौन सा मंदिर? चौमुखा जैन मंदिर। और ये भगवान आदिनाथ को समर्पित है। किसको समर्पित है? आदिनाथ को समर्पित। इसमें इस मंदिर के अंदर 1444 स्तंभ है। कितने स्तंभ है? स्तंभ का मतलब होता है खंबा। क्या होता है? खंबे। और इसीलिए इस मंदिर को स्तंभों का अजायब घर भी कहते हैं। तो आपसे परीक्षा में यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि राजस्थान के कौन से मंदिर को स्तंभों का अजायब घर कहते हैं? इसे स्तंभों का अजायब घर भी कहते हैं, घर भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? स्तंभों का अजायब घर भी। अब हमसे पूछा गया है कि स्वर्ण नगरी हॉल किस जैन मंदिर का भाग था, तो इसका आंसर होगा सोनी जी की नसिया अजमेर। कौन सा? सोनी जी की नसिया अजमेर। अब इसके बारे में बात करें हम स्वर्ण नगरी के बारे में, स्वर्ण नगरी। देखो दोस्तों सोने का बनना होने के कारण इसे स्वर्ण नगरी कहते हैं। और ये राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। कहां पर है? अजमेर जिले में। और इसका निर्माण 19वीं शताब्दी में करवाया गया। कौन सी शताब्दी में? 19वीं शताब्दी में। और किसके द्वारा? मूलचंद सोनी के द्वारा। किसके द्वारा? मूलचंद सोनी के द्वारा। तो आपको ये अन्य तथ्य भी याद रखने हैं कि स्वर्ण नगरी एक तो राजस्थान में कहां पर है? अजमेर में स्थित है। और ये कौन से धर्म से संबंधित है? तो ये भी याद रखना है आपको, जैन धर्म से संबंधित है। आपसे परीक्षा में यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि राजस्थान का जो स्वर्ण नगरी मंदिर है वो कौन से संप्रदाय से संबंधित है, तो उसका आंसर होगा जैन। अजमेर में स्थित है। इसका निर्माण 19वीं शताब्दी में मूलचंद सोनी के द्वारा करवाया गया था। तो इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए कि स्वर्ण नगरी हॉल किस जैन मंदिर का भाग है, तो उसका आंसर होगा नसिया, सोनी जी की नसिया। और ये कहां पर है? अजमेर में स्थित है। अब हम बात करें कि मुंह के द्वारा बजाए जाने वाले, अगला सवाल था कि मुंह के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, कि जो मुंह के द्वारा फूंक मारकर बजाए जाते हैं उनमें से कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर होगा रवाज। क्या आंसर होगा दोस्तों? रवाज। क्योंकि अलगोजा, सतारा और मसक ये तीनों सुशीर वाद्य यंत्र है। कौन से वाद्य यंत्र है? सुशीर वाद्य यंत्र है। और वहीं पर ये जो आपका रवाज है ये तत् वाद्य यंत्र है। कौन सा यंत्र है? तत्र वाद्य यंत्र है।
कौन सा यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र है। अब हम बात करें हमारे अगले सवाल की, तो ये सवाल था, ये बहुत परीक्षा का लोकप्रिय सवाल है, क्योंकि मेरे हिसाब से लगता है कि जो परीक्षा के सवाल बनाते हैं वो दादू दयाल जी के काफी उनकी फॉलोइंग, उनको फॉलो करते होंगे, इसलिए दादू दयाल जी के बारे में कई परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। याद रखना, दादू जी की प्रमुख पीठ स्थित है। सबसे पहले दादू, और दादू जो दयाल संप्रदाय है इसके संस्थापक है दादू दयाल जी, और इन्हें राजस्थान का कबीर भी कहते हैं। राजस्थान का कबीर क्या कहा जाता है दोस्तों ने? राजस्थान का कबीर। इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था। कहां पर हुआ था दोस्तों? अहमदाबाद में। जो दादू संप्रदाय है इसकी मुख्य पीठ, और ये सवाल तो कई परीक्षाओं में और में भी पूछा गया है, और इसकी पीठ है नरेना में। कहां पर है दोस्तों? नरेना में स्थित है। ये जो दादू दयाल जी हैं इनके प्रमुख शिष्य, इसमें से एक है रज्जब जी। कौन से दोस्तों? रज्जब जी। और ये रज्जब जी जब शादी करने जा रहे थे तो उनके बारे में इनके, जब उसी समय इनकी मुलाकात हुई दादू दयाल जी से, और ये जीवन भर शादी तो इन्होंने नहीं की और जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे। तो कई बार परीक्षाओं में यह भी सवाल पूछा गया है कि आजीवन दूल्हे के वेश में रहने वाले व्यक्ति कौन है? तो उसका आंसर होगा रज्जब जी। आजीवन वेश में रहे। वहीं हम बात करें अगला, तो इनके एक और शिष्य हुआ करते थे, उनका नाम था सुंदरदास। कौन सा दास? सुंदरदास। एक और हुआ करते थे, उनका नाम था गरीबदास। तो ये दादू दयाल जी के प्रमुख शिष्यों में से एक हुआ करते थे। ये जो दादू दयाल जी है, जहां पे इनके सत्संग किए जाते थे, मतलब जहां पे इनका सत्संग किया जाता है उसे कहा जाता है अलख दरीबा। क्या कहा जाता है दोस्तों? अलख दरीबा। दादू पंथ के सत्संग स्थल क्या कहलाता है दोस्तों? सत्संग स्थल। और वह सत्संग स्थल कहलाता है अलख दरीबा। क्या कहलाता है दोस्तों? अलख दरीबा। तो ये भी बात आपको याद रखनी है कि दादू संप्रदाय के या दादू दयाल जी के जो सत्संग स्थल हुआ करते थे वो क्या कहलाते हैं? अलख दरीबा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? नरेना। क्या होगा दोस्तों? नरेना, क्योंकि दादू पंथ की प्रमुख पीठ नरेना में, जबकि दादू दयाल जी का जन्म कहां पर हुआ था? अहमदाबाद में हुआ था। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़े तो हमारा अगला सवाल है बिजोलिया किसान आंदोलन से लेकर, कि बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता निम्न में से कौन थे? बात की जाए केसरी सिंह बारट की। किसकी? केसरी सिंह बारट की। केसरी सिंह बारट के बारे में आपने सुना होगा कि मेवाड़ के एक महाराणा हुआ करते थे फतेह सिंह। कौन से सिंह? फतेह सिंह। ये 1903 में दिल्ली के दरबार में भाग लेने के लिए जा रहे थे, तो इन्होंने एक लिखा चेतावनीरा चुंगटिया। क्या लिखा? चेतावनीरा चुंगटिया। क्योंकि केसरी सिंह बारट कवि हुआ करते थे, मेवाड़ रियासत से हुआ करते थे, और इन्होंने फतेह सिंह जी को दिल्ली दरबार में जाने के लिए रोका था। और वो क्या लिखकर रोका था फतेह सिंह जी को? चेतावनीरा चुंगटिया। क्या? चेतावनीरा चुंगटिया। और इन्होंने चेतावनीरा चुंगटिया में लिखे थे 13 सोरठे। क्या लिखे थे दोस्तों? 13 सोरठे। केसरी सिंह बारट का जन्म राजस्थान की शाहपुरा रियासत में हुआ था। कहां पर हुआ था? शाहपुरा में। बाद में ये इनका संबंध, ये शाहपुरा से मेवाड़ रियासत में आ गए, और मेवाड़ में इन्होंने फतेह सिंह जी को दिल्ली दरबार में जाने से रोका, और मेवाड़ के बाद में इन्होंने अपनी क्रम भूमि बनाया था कोटा को। किसको? तो याद रखना कि केसरी सिंह का बारट का संबंध किस किस रियासत से, यह भी पूछा जा सकता है। शाहपुरा में इनका जन्म होता है, बाद में मेवाड़ रियासत में कार्य करते हैं, और अपनी जो क्रम भूमि बनाते हैं वो किसको बनाते हैं? कोटा को। केसरी सिंह बारट के पुत्र का नाम हुआ करता था प्रताप सिंह बारट। क्या नाम था दोस्तों? प्रताप सिंह बारट। और इनके भाई का नाम हुआ करता था जोरावर सिंह बारट। भाई जोरावर सिंह बारट। ऐसा कहा जा सकता है, गया है कि जोरावर सिंह बारट अपने जीवन काल में कभी भी जेल नहीं गए। वैसे ही भारत में एक क्रांतिकारी हुए चंद्रशेखर आजाद, वो भी अपने जीवन में कभी अंग्रेज उनको पकड़ नहीं पाए, पूरे जीवन वो जेल गए ही नहीं, फरार रहे। इसीलिए राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद जोरावर सिंह बारट को कहा जाता है। 2018 थर्ड ग्रेड में पूछा गया कि राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर होगा जोरावर सिंह बारट। तो ये भी आप तथ्य याद रखें, इन्हें क्या कहा जाता है? राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद। कौन सा? चंद्रशेखर आजाद। अब हम बात करें प्रताप सिंह बारट की, तो प्रताप सिंह बारट का संबंध कौन सी जेल से? इनको कब गिरफ्तार किया गया था? तो इनको बनारस मामले में गिरफ्तार किया गया था। कौन से मामले में? बनारस मामले में। यह भी अभी 2022 में परीक्षा में सवाल पूछा गया कि इनको कौन से मामले में गिरफ्तार किया गया था? बनारस मामले में गिरफ्तार किया गया। और इन्हें गिरफ्तार करने के बाद कौन सी जेल में रखा गया? बरेली जेल में। कौन सी जेल में? तो आपसे परीक्षा में यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि
प्रताप सिंह बारट का संबंध कौन सी जेल से? तो आप कह देना कि झुमका गिरा कौन से बाजार में? बरेली के बाजार में। प्रताप सिंह बारट बहुत कम उम्र में शहीद हो गए। इसी के कारण इनको जब गिरफ्तार किया गया तो एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करता क्लीवलैंड ने इनको बहुत सारी यातनाएं दी और यातनाएं देते हुए कहा कि प्रताप, तेरी मां तेरे से मिलना चाहती है। क्योंकि देखो, मां का कलेजा बहुत कोमल होता है, वो अपने बेटे को देखना चाहती थी, अपने बेटे से मिलना चाहती थी। पर प्रताप सिंह बारट का उस समय जवाब था कि मैं मेरी एक मां को हंसाने के लिए हिंदुस्तान की लाखों मां को नहीं रुला सकता। तो ये कथन भी याद रखना है। ये कथन का संबंध किस व्यक्ति से? प्रताप सिंह बारट से। हम बात कर रहे थे बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता, मतलब बिजोलिया किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा भाग लेने वाला या उसका प्रणेता कहा जाता है विजय सिंह पथिक को। किसको कहा जाता है? विजय सिंह पथिक को। अब बात करें हम विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक। देखो, विजय सिंह पथिक के बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि इनका मूल नाम क्या है। शायद हो सकता है कि मूल नाम से बहुत प्रेम हो परीक्षा जो आयोजन करवाते हैं उनको, तो इनका मूल नाम वो करता था भूप सिंह। क्या हुआ करता था दोस्तों? भूप सिंह। इन्हें राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक भी कहते हैं। राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक। और आप एक लाइन याद रखना दोस्तों कि बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक। बोलो, कौन से किसान आंदोलन का जनक? बिजोलिया किसान आंदोलन। BKA का मतलब क्या है? बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक साधु सीताराम दास को कहते हैं। किसको कहते हैं? साधु सीताराम दास। सीताराम दास। भारत में, राजस्थान में सबसे ज्यादा सुव्यवस्थित और सबसे लंबे समय के लिए चलने वाला जो किसान आंदोलन भी है वो कौन सा है? बिजोलिया किसान आंदोलन। ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन है दोस्तों, ये 1897 में प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था? 1897 में। और 1941 तक चला था। कब तक? 1941 तक। तो कितने साल तक चला था? 44 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 44 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 44 वर्षों तक। तो 44 वर्षों तक। और सबसे बड़ी बात, इसमें एक भी लड़ाई नहीं हुई, मतलब एक भी हिंसा नहीं हुई। क्यों? क्योंकि गांधी जी ने अपना आशीर्वाद प्रदान किया था बिजोलिया किसान आंदोलन को। इसी के लिए अहिंसात्मक किसान आंदोलन भी है। कौन सा? अहिंसात्मक किसान आंदोलन। अहिंसात्मक किसान आंदोलन। हम बात कर रहे थे विजय सिंह पथिक की। विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह है। इन्हें राजस्थान के किसान आंदोलन का जनक भी कहते हैं। और इनका जन्म गुडाउली गांव में। कौन से गांव में? गुडाउली गांव में। और गुडाउली गांव कहां पर है? यूपी में है। कहां पर है दोस्तों? यूपी में। तो आपसे परीक्षा में ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है कि कौन से नेता या कौन से आंदोलनकर्ता का जन्म यूपी में हुआ परंतु उन्होंने अपनी क्रम भूमि राजस्थान को बनाया? तो उसका आंसर भी क्या होगा दोस्तों? विजय सिंह पथिक। हमारा सवाल था कि बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रमुख प्रणेता कौन थे? तो इसका आंसर होगा विजय सिंह पथिक। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़े तो इसी यहां पर एक सवाल पूछा गया कि गीदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं गीदड़ नृत्य। कौन सा नृत्य की? गीदड़ नृत्य की। देखो, गीदड़ नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। कौन से अवसर पर किया जाता है? होली के अवसर पर। तीन बातें जो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है गीदड़ नृत्य के बारे में। एक तो किस अवसर पर किया जाता है? होली के अवसर पर। एक, इसमें कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है? कौन सा यंत्र? वाद्य यंत्र। तो इसका भी नाम आप याद रखना कि नगाड़ा। कौन सा? नगाड़ा। और क्षेत्र पूछ लिया जाए तो क्षेत्र होगा शेखावाटी। क्या होगा? शेखावाटी। और गीदड़ नृत्य के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य में से आपको एक बात याद रखनी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य में से एक होगा गीदड़ नृत्य के बारे में कि गीदड़ नृत्य वो पुरुष प्रधान नृत्य है। कौन सा नृत्य? पुरुष प्रधान नृत्य। इसमें पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनकर, मतलब महिलाओं का वेश धारण करके ये नृत्य को करते हैं। तो कौन सा नृत्य के बारे में बात करें हम? गीदड़ नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है। कौन सा नृत्य है? पुरुष प्रधान नृत्य है। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़े तो इसका आंसर होगा शेखावाटी। क्या आंसर होगा दोस्तों? शेखावाटी। आगे हम बात करते हैं 84 खंभों की छतरी की। यह सवाल कोई लिमिट नहीं है, कितनी बार परीक्षा में रिपीट हो गया है जिसकी कोई हद नहीं है। सबसे पहले बात करें हम 84 खंभों की छतरी की। 84 खंभों की छतरी की बात करें तो ये बूंदी में स्थित है। कहां पर है दोस्तों? बूंदी में। और बूंदी में भी कहां? देवपुरा गांव। बूंदी का प्रसिद्ध गांव है, उसका नाम है देवपुरा। इसका निर्माण बूंदी के एक राजा हुए अनिरुद्ध सिंह।
किसने करवाया था दोस्तों? अनिरुद्ध सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था। और यह भगवान शिव को समर्पित छतरी है, भगवान शिव को समर्पित है। कई बार परीक्षाओं में सवाल रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर तो सीधा सा है कि 84 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है? बूंदी में। उसी तरीके से आप साथ में याद रख सकते हैं कि राजस्थान में एक 80 खंभों की छतरी भी है। कहां, कौन सी छतरी दोस्तों? 80 खंभों की छतरी। और ये 80 खंभों की छतरी राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है? अलवर जिले में स्थित है। इसका निर्माण विनय सिंह ने करवाया। किसने करवाया? विनय सिंह ने करवाया था। और ये इस छतरी को मूसी महारानी की छतरी भी कहते हैं, मूसी महारानी की छतरी। विनय सिंह जी की सौतेली मां हुआ करती थी और बख्तावर सिंह जी की एक दासी हुआ करती थी मूसी महारानी। उनकी याद में मूसी महारानी की छतरी का निर्माण विनय सिंह ने अलवर में करवाया था। और ये कितने खंभों की छतरी है दोस्तों? 80 खंभों की छतरी है। 84 खंभों की पूछ ली जाए तो वो बूंदी में स्थित है, जबकि 80 खंभों की छतरी पूछ ली जाए तो वो कहां पर स्थित है? अलवर में। और इसका निर्माण किसने कराया था? विनय सिंह ने। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? कौन से दुर्ग की बात कर रहा है? ये जल दुर्ग की बात कर रहा है। देखो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यहां पे गागरोन दुर्ग की। कौन से दुर्ग की? इसका आंसर होगा गागरोन दुर्ग, क्योंकि कुंभलगढ़, नाहरगढ़ और रणथंभौर ये तीनों दुर्ग पहाड़ियों पर स्थित है। कहां पर स्थित है? पहाड़ियों पर। और यहां पे बात की जा रही है जल दुर्ग की, तो हम बात कर रहे हैं गागरोन की। सबसे पहली बात, ये गागरोन जो दुर्ग है ये झालावाड़ में स्थित है। कहां पर स्थित है? झालावाड़ में। इसका निर्माण परमार शासकों के द्वारा करवाया गया था। परमार शासकों के द्वारा निर्माण करवाया गया। इस गागरोन के एक बहुत प्रसिद्ध शासक हुए, उनका नाम था अचलदास खींची। कौन से खींची? अचलदास खींची। और अचलदास खींची के ऊपर एक ग्रंथ लिखा गया, अचलदास खींची की वचनिका। क्या लिखा गया? अचलदास खींची की वचनिका। और यह भी कई बार परीक्षा में रिपीट हुआ है कि अचलदास खींची की वचनिका का लेखक कौन है? तो उसका आंसर है शिवदास गार्डन। कौन सा गार्डन? शिवदास गार्डन। और ये किसके लेखक है दोस्तों? अचलदास की चिरी वचनिका। हम बात कर रहे थे गागरोन दुर्ग की, तो गागरोन दुर्ग राजस्थान की एक नदी है, उसका नाम है काली सिंध नदी। कौन सी नदी? काली सिंध। और इसमें आकर मिलती है एक नदी, उसका नाम है आहू नदी। कौन सी नदी? आहू नदी। तो ये याद रखना कि जो गागरोन दुर्ग है वो काली सिंध और आहू नदी के संगम पर स्थित है। तो इसका आंसर क्या होगा? गागरोन दुर्ग। ये रणथंभौर दुर्ग, रणथंभौर के एक बहुत प्रसिद्ध राजा हुए, उनका नाम था हमीर देव चौहान। कौन सा चौहान? हमीर देव चौहान। और हमीर देव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध किया। किससे युद्ध किया था? अलाउद्दीन खिलजी से। और उस समय रणथंभौर का साका होता है, उसमें लड़ते हुए हमीर देव चौहान वीरगति को प्राप्त होते हैं। और इसीलिए बाद में हमीर देव चौहान के निधन की वीरगति प्राप्त करने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर अधिकार कर लिया था। यहीं पर एक गढ़ का नाम दिया गया नाहरगढ़। यह भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत बार पूछे गए सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट। नाहरगढ़ सबसे पहली बात दोस्तों, ये जयपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है? जयपुर में। इसका निर्माण जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? सवाई जयसिंह ने। देखो दोस्तों, राजस्थान में लगातार मराठाओं के आक्रमण बढ़ रहे थे। मराठाओं से सुरक्षा की दृष्टि के लिए, किसकी दृष्टि से? मराठाओं से सुरक्षा की जा सके। जयपुर जब जमीन पर बसाया गया, पहाड़ी से आमेर के बाद में जब जयपुर को जमीन पर बसाया गया, तो उसकी सुरक्षा के लिए इस गढ़ का निर्माण करवाया गया था। और इसीलिए इसे जयपुर का पहरेदार किला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जयपुर का पहरेदार किला। पहरेदार किला, क्योंकि इसका निर्माण मराठों से सुरक्षा के लिए करवाया गया था। मराठों से सुरक्षा के लिए करवाया गया। किससे सुरक्षा के लिए? मराठों सुरक्षा। अब नाहरगढ़ से जो सबसे ज्यादा सवाल पूछा गया है कि इसका पुराना नाम क्या था। दोस्तों, जब इसका निर्माण किया गया था तो इसका पुराना नाम सुदर्शन गढ़ हुआ करता था। पुराना नाम सुदर्शन गढ़। कौन सा गढ़? सुदर्शन गढ़। भगवान कृष्ण का एक चक्र है, उसका नाम है सुदर्शन, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया था। परंतु बाद में एक यहां पर एक सैनिक हुए, सेनापति हुए नाहर सिंह। क्या नाम था? नाहर सिंह। और नाहर सिंह के नाम पर ही इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? नाहरगढ़ कर दिया गया था। परीक्षा में कई बार सवाल पूछा गया है कि इस गढ़ का पुराना नाम क्या था, तो उसका आंसर होगा सुदर्शन गढ़। फिर बाद में आगे राजा बनते हैं माधो सिंह। कौन से सिंह? माधो सिंह। और माधो सिंह जी की 9 दासियां हुआ करती थी। कितनी दासियां? 9 दासियां। उन 9 दासियों के लिए 9 एक जैसे जो महल बनाए गए, वो भी कहां पर बनवाए गए थे? नाहरगढ़ में। आप इसको याद रख सकते हैं, नाहरगढ़। 9 नाहरगढ़ में स्थित है। और कितनी दासियों के लिए? 9 दासियों के लिए। माधो सिंह ने नाहरगढ़ में अपनी 9 दासियों के लिए
9 दासियों के लिए 9 एक जैसे महलों का निर्माण भी नाहरगढ़ में करवाया था। कहां पर करवाया था दोस्तों? नाहरगढ़ में करवाया था। हम बात कर रहे थे नाहरगढ़ की। नाहरगढ़ जयपुर में स्थित है। इसका निर्माण सवाई जयसिंह ने मराठों से सुरक्षा के लिए करवाया था, इसलिए इसे जयपुर का पहरेदार किला भी कहते हैं। इसका पुराना नाम सुदर्शन गढ़ हुआ करता था। नार सिंह नामक सैनिक के कारण इसका नाम बदलकर नाहरगढ़ कर दिया गया। माधो सिंह जी ने नाहरगढ़ में अपनी 9 दासियों के लिए 9 एक जैसे महलों का निर्माण, तो आप इसको कैसे याद रखेंगे? ना से 9 और 9 दासियां और 9 एक जैसे महल, इन तीनों को आप जोड़कर याद रखेंगे। हम बात करें इसी ऑप्शन में, हमारा एक और ऑप्शन दिया हुआ था, इस सवाल के ऑप्शन में दिया हुआ था कुंभलगढ़। कौन सा गढ़? कुंभलगढ़। देखो इस कुंभलगढ़ का निर्माण दोस्तों मौर्य वंश के राजा संप्रति ने करवाया था। मौर्य राजा संप्रति के द्वारा। किसके द्वारा? मौर्य राजा संप्रति के द्वारा। परंतु जिसका आधुनिक निर्माता है, कौन सा निर्माता? आधुनिक निर्माता, वो हम कह सकते हैं कि इसके आधुनिक निर्माता है राणा कुंभा। कौन से व्यक्ति हैं दोस्तों? राणा कुंभा। ये जो कुंभलगढ़ है, ये मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर बिल्कुल बीच में स्थित है। कहां पर स्थित है? बिल्कुल, इसलिए इसे मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का प्रहरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमा का प्रहरी। मेवाड़ के राजा, जब भी मेवाड़ के राजाओं के ऊपर संकट आया तो वो संकट की स्थिति में इस कुंभलगढ़ में चले गए, इसलिए मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी कुंभलगढ़ को कहा जाता है। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी, तो याद रखना कि मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी इसको कहा जाता है, कुंभलगढ़ को। आपने हल्दी घाटी युद्ध के बारे में देखा होगा कि हल्दी घाटी युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप ने जो योजना बनाई थी वो भी कुंभलगढ़ दुर्ग से बनाई थी, और हल्दी घाटी युद्ध के बाद में अगर महाराणा प्रताप ने किसी को अपना निवास स्थल बनाया था तो वो भी किसको बनाया था? कुंभलगढ़ को। अकबर का एक सेनापति हुआ करता था शाहबाज खां। कौन सा खां? शाहबाज खां। शाहबाज खां ने 3 बार इस कुंभलगढ़ के ऊपर आक्रमण किया था। तो यह भी परीक्षा में सवाल पूछा गया है कि अकबर के कौन से सेनापति ने, अकबर के सेनापति शाहबाज खां ने, अकबर के सेनापति शाहबाज खां ने कुंभलगढ़ पर 3 बार आक्रमण किया था। 3 बार आक्रमण किया था हल्दी घाटी युद्ध के बाद। तो आपसे परीक्षा में सवाल पूछा जाता है कि अकबर के कौन से सेनापति ने, किसने, कौन से सेनापति ने शाहबाज खां ने कुंभलगढ़ पर कितनी बार? 3 बार। तो यह भी परीक्षा में सवाल पूछा गया कि कितनी बार और किसके द्वारा, और ये किसका सेनापति था? अकबर का सेनापति, और ये लगातार अटैक हुए थे हल्दी घाटी युद्ध के बाद में। ये 3 साल लगातार शाहबाज खां ने इसके ऊपर आक्रमण किया था, और इसीलिए जब राणा प्रताप यहां रह रहे थे तो इसीलिए इसे मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी कहा गया है। अब आगे हम बात करें बूंदी में स्थित, किसकी बात कर रहे हैं हम? यहां पे सवाल है बूंदी में स्थित जो रानी जी की बावड़ी है। कौन सी बावड़ी? रानी जी की बावड़ी। सबसे पहला सवाल तो ये कि रानी जी की बावड़ी राजस्थान में कहां पर स्थित है? बूंदी में। और ये एग्जामिनर के फेवरेट सवालों में से है, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ है, बहुत बार रिपीट हुआ है कि रानी जी की बावड़ी राजस्थान में कहां पर स्थित है। इसका सवाल है बूंदी। जब आप बूंदी में बाईपास से नीचे एंट्री करते हैं तो वहीं पर पहली बावड़ी दिखेगी आपको, रानी जी की बावड़ी। ये इसका निर्माण रानी नाथावती ने करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों? रानी नाथावती में। रानी नाथावती, अब आपको क्या याद रखना है कि रानी नाथावती अनुरुद्ध सिंह जी की रानी हुआ करती। किसकी रानी थी? अनुरुद्ध सिंह जी की रानी। और इन्होंने ये निर्माण 1699 में करवाया था। 1699 ईस्वी में इस बावड़ी का निर्माण करवाया था, और ये राजस्थान में कहां पर स्थित है? राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है। हम इसी क्रम में हम आगे बढ़े तो हमारा अगला सवाल है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए मुगल बादशाह अकबर के द्वारा, किसके द्वारा? सबसे पहला सवाल, किस सवाल से अगला सवाल क्या बन सकता है? किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। यहां पर कितने गांव दान में दिए गए थे? उसकी संख्या थी 18। कितने थे? 18। और यहीं से एक बार परीक्षा में सवाल पूछा गया कि मेवाड़ के कौन से राजा ने, तो यहां पे मेवाड़ के राजा हुआ करते थे जगत सिंह सेकंड। मेवाड़ के राजा जगत सिंह सेकंड।
कौन से राजा थे दोस्तों? मेवाड़ के राजा जगत सिंह सेकंड। मेवाड़ के राजा जगत सिंह सेकंड ने भी इस ख्वाजा मोहम्मद चिश्ती की दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए थे। कितने गांव? 4 गांव अनुदान। लेप असिस्टेंट 2022 में यह सवाल पूछा गया था, तो आप उसको भी याद रखें कि मेवाड़ के राजा जगत सिंह सेकंड ने कितने गांव? 4 गांव। कितने गांव? 4 गांव अनुदान में दिए थे, अनुदान में दिए थे। तो आपको यह भी तथ्य याद रखना है कि मेवाड़ के राजा ने तो कितने गांव में दिए थे? 4 गांव। वहीं अकबर ने कितने दिए थे? 18 गांव। ये जगत सिंह जी का एक दरबारी हुआ करता था और इनके दरबारी का नाम था नेकराम। कौन सा राम? तो आगे परीक्षा में यह भी सवाल पूछा जा सकता है, आजकल दरबारियों से भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते रहे कि जगत सिंह सेकंड का दरबारी कौन है? नेकराम। और नेकराम के ग्रंथ का नाम है जगत विलास। कौन सा विलास? जगत विलास। तो जगत सिंह सेकंड के बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है? जगत विलास से। ये किसके द्वारा लिखा गया है? नेकराम जी के द्वारा लिखा गया है। और नेकराम जी मेवाड़ के कौन से राजा के? जगत सिंह सेकंड के दरबारी विद्वान हुआ करते थे। और इन्होंने कितने गांव ख्वाजा मोहम्मद चिश्ती की दरगाह के लिए अनुदान में दिए थे? तो उसका आंसर होगा 4। और लैब असिस्टेंट 2022 में यह सवाल पूछा गया। अब हमारा अगला सवाल है, नाथ द्वारा का मूल नाम क्या था? देखो नाथ द्वारा, ये जो नाथ द्वारा है, यहां पर श्रीनाथ जी का मंदिर स्थित है। किसका मंदिर स्थित है? श्री नाथ जी का मंदिर। और श्रीनाथ जी का मंदिर का निर्माण मेवाड़ के राजा राज सिंह ने करवाया था। निर्माण मेवाड़ के राजा राज सिंह। किसने करवाया दोस्तों? राज सिंह ने करवाया। इन्हीं राज सिंह जी ने एक झील का निर्माण कराया, उसे कहते हैं राजसमंद झील। कौन सी झील? राजसमंद झील। और ये जो राजसमंद झील है, ये कौन सी नदी पर बनी हुई है? गोमती नदी पर। कौन सी नदी पर? गोमती नदी पर। राजसमंद झील पर ही राज प्रशस्ति स्थित है। कौन सी प्रशस्ति स्थित है? राज प्रशस्ति। यह राज प्रशस्ति का लेखक है रणछोड़ भट्ट तेलंग। राजस्थान की बहुत प्रसिद्ध प्रशस्ति है रणछोड़ भट्ट तेलंग। तो आप याद रखना कि राज प्रशस्ति का लेखक कौन है? रणछोड़ भट्ट तेलंग। यह विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है। विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है। 25 पत्रों पर लिखा गया है। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि कितने पत्रों पर लगा हुआ है? 25 पत्रों पर लगा हुआ है। भाषा संस्कृत है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में? संस्कृत। इससे हमें बप्पा रावल से लेकर बप्पा रावल से राज सिंह तक की जानकारी मिलती है। हल्दी घाटी युद्ध की जानकारी मिलती है। मुगल मेवाड़ संधि की जानकारी मिलती है। और अभी कुछ दिन पहले 2025 में एक सवाल पूछा गया कि हल्दी घाटी युद्ध को किस किस में विजेता बताया? महाराणा प्रताप को विजेता बताया गया। मतलब आप ये याद रख सकते हैं कि जब राज सिंह जी राज प्रशस्ति लिखवाएंगे तो वो अपने पूर्वज महाराणा प्रताप को जीता हुआ ही बताएंगे। तो याद रखना राज प्रशस्ति के अनुसार हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। यहां पे सवाल पूछा गया कि नाथ द्वारा का मूल नाम क्या था? तो आप यहां पर अपना आंसर होगा सिहाड़। तो ये भी कई बार परीक्षा में रिपीट हुआ है, कई बार पूछा गया है कि नाथ द्वारा का मूल नाम क्या है? सिहाड़। नाथ द्वारा में जो श्रीनाथ जी का मंदिर है उसका निर्माण मेवाड़ के राजा राज सिंह ने करवाया है। गोमती नदी पर इन्होंने राजसमंद झील का निर्माण कराया। राजसमंद झील पर राज प्रशस्ति लगी हुई है रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा। इसे लिखा गया है। विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है, 25 पत्रों पर लिखा हुआ है। इसकी भाषा संस्कृत है और इससे हमें ये जानकारियां मिलती है। और ये जो राज प्रशस्ति है, कौन सी प्रशस्ति? सॉरी, राजसमंद झील है, इसका निर्माण अकाल राहत कार्य के दौरान करवाया गया था। अकाल राहत कार्य के दौरान, अकाल राहत कार्य के दौरान इस झील का निर्माण हुआ। मतलब राज सिंह जी ने उस जमाने में ही नरेगा का काम स्टार्ट करवा दिया था और नरेगा के काम के दौरान ही हमारी अकाल राहत झील, मतलब जो राजसमंद झील है, उसका निर्माण अकाल राहत कार्य के दौरान करवाया गया। इसी क्रम में हम आगे बढ़े तो हमारा अगला सवाल है कि मारवाड़ से निष्कासन के बाद, मतलब मारवाड़ से कौन से व्यक्ति का निष्कासन किया गया था? दुर्गादास राठौड़ का। किसका? दुर्गादास राठौड़ को। दुर्गादास राठौड़ को मेवाड़ राज्य में, कौन से राज्य में? मेवाड़ राज्य में। तो अगली बार सवाल पूछा जा सकता है कि जब उनको मारवाड़ से निष्कासन किया गया तो वो कहां जाकर रहे? तो उसका आंसर होगा मेवाड़। क्या होगा? मेवाड़। और मेवाड़ राज्य में उनको कौन सा पद दिया गया था? कि जब वो मेवाड़ चले गए थे तो उन्हें कौन सा पद दिया गया था? देखो हम बात करें दुर्गादास राठौड़ की।
दुर्गादास राठौड़ के पिता का नाम हुआ करता था आस्करण। क्या हुआ करता था? आस्करण। इनकी माता का नाम, और इनकी माता का नाम है नेतकंवर। क्या नाम था दोस्तों? नेतकंवर। दुर्गादास राठौड़ का जन्म 1638 में हुआ था। कहां पर हुआ था? 1638 में। इनकी मां और इनके पिताजी के आपस में अनबन रहती थी, इसलिए उन्होंने नेतकंवर को और दुर्गादास राठौड़ को एक गांव दे दिया था, उसका नाम था लुणेवा। कौन सा? लुणेवा। और इनको कौन सी जागीर प्रदान की थी? लुणेवा की जागीर प्रदान की। जसवंत सिंह प्रथम के दरबार में रहा करते थे। जसवंत सिंह जी के निधन के बाद में अजीत सिंह को राजा बनने की जिम्मेदारी मारवाड़ के दुर्गादास राठौड़ की थी। दुर्गादास राठौड़ ने उसको बखूबी निभाया, अपना पूरा जीवन अजीत सिंह को राजा बनाने में निकाल दिया, परंतु अजीत सिंह ने राजा बनने के बाद दुर्गादास राठौड़ को ही निकाला दे दिया। इसलिए कहा गया कि दमक दमक ढोल बाजेर आछी दमक नगाड़ा की, कि दमक दमक ढोल बाजेर आछी दमक नगाड़ा की, जो आसेगर अगर दुर्गो नहीं हो तो, कि आसेगर अगर दुर्गो नहीं हो तो सुन्नत होती सारा की। मतलब धमक धमक ढोल बाजे, धमक धमक ढोल बजता है, उससे अच्छी धुनक होती है नगाड़ों की। अगर आस्करण के घर अगर दुर्गादास राठौड़ पैदा नहीं हुआ होता तो मारवाड़ का इतिहास कब का समाप्त हो गया होता, क्योंकि अजीत सिंह को राजा बनाने में जो सबसे ज्यादा भूमिका थी वो थी दुर्गादास राठौड़ की। दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए 30 वर्षों का संघर्ष किया है। कितने वर्षों के लिए? 30 वर्षों के। और 30 वर्षों के संघर्ष के बाद में एक समझौता होता है, देवारी समझौता। कौन सा समझौता? देवारी समझौता। और देवारी समझौते के बाद अजीत सिंह मारवाड़ के राजा बन जाते हैं, और वो राजा बनने के बाद दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ से देश निकाला दे देते हैं। और ये यहां दुर्गादास राठौड़ को जब देश निकाला दिया जाता है तो वो मारवाड़ छोड़कर मेवाड़ आ जाते हैं, और मेवाड़ में इनको हाकिम का पद दिया जाता है। कौन सा पद दिया जाता है? हाकिम का पद। तो आपको याद रखना है कि दुर्गादास राठौड़ को मेवाड़ राज्य में क्या बनाया गया था? हाकिम बनाया गया था। और दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का अणबिंदिया मोती भी कहते हैं। मारवाड़ का अंधबिदिया मोती। कौन सा मोती कहते हैं इनको? मारवाड़ का अंधबिदिया मोती। तो याद रखना कि कौन से व्यक्ति को मारवाड़ का अंधबिदिया मोती कहा जाता है। थोड़े दिन पहले नरेंद्र मोदी जब मारवाड़ की धरती पर आए थे तो इनकी नैतिकता के कारण नरेंद्र मोदी को भी कहना पड़ा था कि ये जो जोधपुर है, मतलब ये मारवाड़ है, ये दुर्गादास राठौड़ की भूमि है। किसकी भूमि है? दुर्गादास राठौड़ की भूमि है। हमने बात की दुर्गादास राठौड़ की। इनके पिता का नाम आस्करण था, माता का नाम नेतकंवर था। एक और लाइन आप याद रखें कि दुर्गादास राठौड़ की जो छतरी बनी हुई है, क्या बनी हुई है? छतरी। ये जो छतरी है ये उज्जैन में स्थित है दोस्तों। कहां पर स्थित है? उज्जैन में। और उज्जैन में कौन सी नदी के किनारे? शिप्रा नदी के किनारे। शिप्रा नदी के किनारे। तो ये भी परीक्षा में कई बार सवाल पूछा गया है कि दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहां पर स्थित है, तो उसका आंसर होगा उज्जैन। बाद में ये सब कार्य छोड़कर उज्जैन रहने लगे थे और उज्जैन में इनका निधन होता है, तो इनकी छतरी भी दुर्गादास राठौड़ की उज्जैन में स्थित है। अब हम बात करें हमारे अगले सवाल की, तो हमारा अगला सवाल है अटपटी पगड़ी। कौन सी पगड़ी? अटपटी पगड़ी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? देखो, अटपटी पगड़ी के साथ में आपको कुछ और याद रखनी। एक तो उदयसाई, विजयसाई, भीमसाई, ये सब पगड़ियों के नाम हैं। और ये पगड़ियों का संबंध राजस्थान की मेवाड़ रियासत से है। कहां से रहा है? मेवाड़ रियासत। ये मेवाड़ राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है दोस्तों, सबसे प्राचीन रियासत। और राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत झालावाड़ है। राजस्थान की सबसे नवीनतम जो रियासत है वो कौन सी है? झालावाड़। राजस्थान में पगड़ियों का अलग ही महत्व रहा है दोस्तों। तो आपको याद रखना कि अटपटी पगड़ी का जो संबंध है वो कौन सी चित्रकला से, तो उसका आंसर होगा मेवाड़। अब हम आगे बात करें मानगढ़ नरसंहार किस वर्ष में हुआ था। सबसे पहली बात कि मानगढ़ नरसंहार का संबंध कौन सी जनजाति से है, तो इसका संबंध है भील जनजाति से। कौन सी जनजाति से? भील जनजाति। भील जनजाति के द्वारा एक आंदोलन किया गया, उसे कहते हैं भगत आंदोलन। कौन सा आंदोलन दोस्तों? भगत आंदोलन। एक महान आंदोलनकारी हुए, उनका नाम था गुरु गोविंद गिरी। गुरु गोविंद गिरी ने एक पंथ चलाया, क्योंकि लोग उस समय तेजी से अपना धर्म बदल रहे थे, तो कुछ हिंदू धर्म के लोगों को हिंदू बनाए रखने के लिए उन्होंने एक धर्म चलाया, उसे कहते हैं भगत पंथ। और भगत पंथ के भीलों के द्वारा यह आंदोलन किया गया, इसलिए कहलाया भगत आंदोलन। तो इसके प्रेरणा कौन थे? गुरु गोविंद गिरी। कौन से गिरी? गुरु गोविंद गिरी। इसका मतलब मानगढ़ जो नरसंहार हुआ उसके
आंदोलनकर्ता, उसके लीडर कौन हुआ करते थे? गुरु गोविंद गिरी। सबसे पहली बात, ये भील जनजाति से संबंधित है। दूसरी बात, इसे भगत आंदोलन से संबंधित है। अगला, इसके प्रणेता कौन थे? गुरु गोविंद गिरी। अब हम बात करें मानगढ़ नरसंहार की, तो देखो ये जो मानगढ़ स्थान है, ये राजस्थान के बांसवाड़ा में स्थित है। कहां पर स्थित है? बांसवाड़ा में स्थित है। इसमें 1500 भील मारे गए, लगभग लगभग 1500 भील शहीद हो गए, भील शहीद हुए। और हम बात करें इसी के आगे, तो इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का जलियांवाला बाग। हत्याकांड भी कहते हैं। और ये जो जलियांवाला मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड है, ये 17 नवंबर, इसकी आपको डेट भी याद रखनी है, आगे डेट पूछी जा सकती है। 17 नवंबर 1913 को हुआ था। तो हमारा सवाल का आंसर होगा 1913। क्या होगा? 1913। गुरु गोविंद गिरी ने ही दोस्तों, याद रखना, संप सभा की स्थापना की थी। कौन सी सभा की? संप सभा की स्थापना की। किसकी स्थापना की थी? संप सभा की। तो हम बात कर रहे थे मानगढ़ नरसंहार की, भील जनजाति से संबंधित है। बाकी अन्य तथ्य आपको सारे याद रखने। ये भगत आंदोलन चलाया गया था, भगत आंदोलन गुरु गोविंद गिरी के द्वारा चलाया गया। इन्होंने भीलों में एकता स्थापित करने के लिए, भीलों में एकता बनी रहे। सम का अर्थ होता है प्रेम, भाईचारा। अर्थ प्रेम, भाईचारा। देखो आपको यहां से ये एक तथ्य ये भी याद रखना है कि गुरु गोविंद गिरी स्वयं बंजारा जाति में जन्म हुआ था। इनका जन्म कौन सी जनजाति में हुआ था? बंजारा में। और इन्होंने जो कार्य किया वो भील जनजाति के लिए किया, जबकि ये स्वयं जाति से क्या हुआ करते थे? बंजारा हुआ करते थे। और इसी हत्याकांड को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं। और ये घटना 17 नवंबर 1913 को घटी थी। और कौन से जिले में घटी थी? बांसवाड़ा में घटी थी। आगे हम बात करें तो हमारा अगला सवाल है, बणी ठनी चित्र किस शैली का चित्र है? देखो चित्रकला से कई बार सवाल पूछे जा रहे हैं और ये तो फेवरेट सवालों में से एक है। तो इसके बारे में हम इसका ऑपरेशन करते हैं। बणी ठनी, देखो बणी ठनी जो चित्र है, ये किशनगढ़ के एक राजा हुए, किशनगढ़ के राजा, और किशनगढ़ के राजा का नाम हुआ करता था सावंत सिंह। कौन से सिंह? सावंत सिंह। इनकी प्रेमिका हुआ करती थी, उसका नाम था रसिक प्रिया। क्या नाम हुआ करता था? रसिक प्रिया। और इन्होंने रसिक प्रिया को, एक चित्रकार है उनका नाम है निहाल चंद्र। क्या नाम है दोस्तों? निहाल चंद्र। और निहाल चंद्र के द्वारा इस जो ये रसिक प्रिया है, इसका चित्र बनाया गया था। और इसी रसिक प्रिया को बणी ठनी रहने के कारण ये निमट कर रहती थी, बढ़िया लिपस्टिक विपस्टिक लगा के, इसलिए इसे कहा जाता है बणी ठनी। और इसे किशनगढ़ की राधा भी कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं दोस्तों? किशनगढ़ की राधा। क्योंकि जो किशनगढ़ के राजा हुए सावंत सिंह जी ने इसका जो चित्र का निर्माण बनवाया था वो राधा के रूप में करवाया था, इसलिए इसे क्या कहते हैं? किशनगढ़ की राधा। बणी ठनी के जो चित्रकार हैं, इसका संबंध हमारे कहां से? किशनगढ़ से। ये बणी ठनी जो चित्र है, इसको 5 मई 1973 को, कितनी तारीख को? 5 मई 1973 को इस पर डाक टिकट जारी किया गया। तो आपको यह तथ्य भी याद रखना है कि बणी ठनी पर डाक टिकट कितनी तारीख को जारी किया गया था? 5 मई 1973 को। हमने बात की बणी ठनी की। बणी ठनी किशनगढ़ के राजा सावंत सिंह जी की प्रेमिका थी, रसिक प्रिया को बणी ठनी कहते हैं। और इसका चित्रकार है निहाल चंद, इसे ही किशनगढ़ की राधा कहते हैं। और 5 मई 1973 को डाक टिकट जारी किया गया था। एक तथ्य और आप याद रखें कि एक व्यक्ति है, उनका नाम है एरिक डिक्सन। कौन से डिक्सन? एरिक डिक्सन। और एरिक डिक्सन के कारण ही बणी ठनी चित्र आज पूरा विश्व में प्रसिद्ध हो पाया। और एरिक डिक्सन ने बणी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा है। बणी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा है। भारत की मोनालिसा कहा है। क्या कहा है दोस्तों? भारत की मोनालिसा कहा है। अब हमारा अगला सवाल है कि राजस्थान में लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? पहला ऑप्शन दिया हुआ था मोहनलाल सुखाड़िया। तो सबसे पहले मोहनलाल सुखाड़िया जी के बारे में बात करें तो ये राजस्थान के 17 वर्षों तक
17 वर्षों तक सीएम रहे राजस्थान में। अभी तक का रिकॉर्ड है, हो सकता है अशोक गहलोत इनका रिकॉर्ड तोड़ दें, पर अभी तक तो सबसे ज्यादा अगर लंबे समय तक राजस्थान के कोई मुख्यमंत्री रहे हैं तो उनका नाम है मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहते हैं, आधुनिक राजस्थान का निर्माता। क्या कहा जाता है दोस्तों? आधुनिक राजस्थान का निर्माता। और ये लगभग 17 वर्षों तक सीएम रहे, इसलिए राजस्थान में सर्वाधिक समय तक, कितने समय तक राजस्थान में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहे। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ था हीरालाल शास्त्री। जब दोस्तों देश आजाद हुआ तो राजस्थान के सबसे पहले मनोनीत मुख्यमंत्री, मैं किसकी बात कर रहा हूं? मनोनीत मुख्यमंत्री की। निर्वाचित मुख्यमंत्री अलग होता है, मनोनीत, मनो से बनाया गया, उनका आंसर था हीरालाल शास्त्री। तो हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री रहे, राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री रहे। वहीं राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, कौन से मंत्री? निर्वाचित मुख्यमंत्री, वो है हमारे टीकाराम पालीवाल जी, टीकाराम पालीवाल। हम बात करें हरिदेव जोशी की, हरिदेव जोशी राजस्थान के 3 बार सीएम रहे। और हम बात करें जयनारायण व्यास की, तो हमारा सवाल था कि राजस्थान के लोक नायक किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा जयनारायण व्यास। और जयनारायण व्यास राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री हैं, राजस्थान के निर्वाचित और मनोनीत मुख्यमंत्री रहे। ये राजस्थान के एकमात्र वैसे व्यक्ति हैं जो राजस्थान के निर्वाचित तथा मनोनीत दोनों मुख्य प्रकार के मुख्यमंत्री रहे। तो उसका आंसर भी क्या होगा? जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास का संबंध जोधपुर रियासत से बिलोंग किया करते हैं। तो याद रखना, मोहनलाल सुखाड़िया 17 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे, इन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। राजस्थान में आज तक भी सर्वाधिक समय तक यदि कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री रहे तो उनका आंसर है मोहनलाल सुखाड़िया। हमने बात की हीरालाल शास्त्री की, राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री रहे हैं, जबकि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे टीकाराम पालीवाल। कौन है? टीकाराम पालीवाल। और राजस्थान में हरिदेव जोशी भी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, और जयनारायण राजस्थान के निर्वाचित तथा मनोनीत रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं जो दोनों प्रकार के मुख्यमंत्री रहे। अब बात करते हैं कजली तीज की। देखो, कजली तीज का संबंध सबसे पहली बात तो बूंदी से। कहां से दोस्तों? बूंदी से। बूंदी में कजली तीज का मेला लगता है। हमारा पहला ऑप्शन दिया हुआ था भाद्र कृष्ण तृतीया, दूसरा ऑप्शन है आषाढ़ कृष्ण तृतीया, तीसरा ऑप्शन है श्रावण शुक्ल तृतीया। देखो, श्रावण शुक्ल तृतीया की बात की जाए तो इस दिन छोटी तीज मनाई जाती है। कौन सी तीज? कौन सी तीज मनाई जाती है? छोटी तीज। और ये जयपुर की प्रसिद्ध है। कहां की प्रसिद्ध है दोस्तों? जयपुर की प्रसिद्ध है। जबकि जो कजली तीज है इसे कहते हैं बड़ी तीज। कौन सी तीज? बड़ी तीज। और बड़ी तीज को कहते हैं सातुड़ी। कौन सी तीज? सातुड़ी तीज। और इसे ही कहते हैं कजली तीज। और इसका संबंध है बूंदी से। कहां से दोस्तों? बूंदी से। जबकि श्रावण शुक्ल तृतीया को कौन सी तीज मनाई जाती है? छोटी तीज। और ये कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की। चैत्र शुक्ल तृतीया, इत्तेफाक की बात है कि आज ही चैत्र शुक्ल तृतीया है। और चैत्र शुक्ल तृतीया को हमारे राजस्थान में एक त्योहार मनाया जाता है, उसे कहते हैं गणगौर। क्या कहा जाता है दोस्तों? गण। गण का मतलब होता है शिव। क्या होता है? शिव। और गौर का मतलब होता है पार्वती। क्या होता है दोस्तों? पार्वती। मतलब भगवान शिव और पार्वती की याद में यह त्योहार मनाया जाता है। कुंवारी कन्याओं का त्योहार है। और चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? गणगौर। गणगौर के बारे में एक प्रसिद्ध कहावत भी है राजस्थान में कि 30 त्योहार बाउडीर ले डूबी गणगौर, कि त्योहार जो तीज से प्रारंभ होते हैं और गणगौर पर जाकर समाप्त हो जाते हैं। इसका मतलब आज से राजस्थान में त्योहारों की कमी आ जाएगी। और ये कहां से प्रारंभ होते हैं? तीज त्योहार बाउड़ी, मतलब तीज से प्रारंभ होते हैं और कब समाप्त हो जाते हैं? गणगौर पर प्रारंभ हो जाते हैं। हमारा सवाल यह था कि कजली तीज का त्योहार है वो किस तिथि को मनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा भाद्रपद कृष्ण तृतीया। और ये कहां की प्रसिद्ध है? बूंदी की। तो याद रखना, कजली तीज कहां की प्रसिद्ध है? बूंदी की प्रसिद्ध है। अगली बात करें, अगले सवाल के बारे में बात करते हैं। किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद कहा है? अबुल फजल का कहना था कि राजस्थान के बाकी सभी दुर्ग नंगे हैं और राजस्थान का एक दुर्ग है वो बख्तरबंद है। हम यहां पर पहला ऑप्शन दिया हुआ है चित्तौड़। इस चित्तौड़ को राजस्थान का गौरव भी कहते हैं। राजस्थान का गौरव। क्या कहा जाता है दोस्तों? राजस्थान का गौरव। अगली बात करें हम कुंभलगढ़ की। कुंभलगढ़ के बारे में ही अबुल फजल ने कहा था, अबुल फजल, कि ये जो कुंभलगढ़ का आपका दुर्ग है ये इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि यदि कोई व्यक्ति इसे देखे तो उसकी पगड़ी नीचे गिर जाएगी। तो ऊंचाई के बारे में ये कथन है, ये किसका है? अबुल फजल का। कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग इतनी ऊंचाई पर स्थित है, इतनी ऊंचाई पर स्थित है
कि ऊपर देखने पर आदमी की पगड़ी नीचे गिर जाती है। ये अबुल फजल, हम बात करें मेहरानगढ़ की, तो ये मेहरानगढ़ राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। जोधपुर की स्थापना राव जोधा ने की थी। ये सवाल भी कई बार परीक्षा में पूछा गया कि जोधपुर की स्थापना राव जोधा ने कब की थी? 1459 में। कब की थी दोस्तों? 1459 में। और इसके फिक्स 100 साल बाद 1559 में उदय सिंह ने, जो मेवाड़ के महाराणा प्रताप के पिता हुआ करते थे, उदय सिंह जी ने उदयपुर की स्थापना की। ये दोनों सवाल भी कई बार परीक्षा में पूछे गए कि जोधपुर की स्थापना कब हुई है, तो 1459 में। और जो राजस्थान का मेहरानगढ़ है, ये भी कहां पर स्थित है? जोधपुर में। चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है। कौन सी पहाड़ी पर? चिड़िया टूक पहाड़ी पर राजस्थान का कौन सा दुर्ग बना हुआ है? मेहरानगढ़। और मेहरानगढ़ का निर्माण किसने करवाया था? राव जोधा ने करवाया था 1459 में। जो हमारा सवाल है कि अबुल फजल ने राजस्थान के कौन से दुर्ग को बख्तरबंद कहा है, तो इसका आंसर होगा रणथंभौर। कहां क्या होगा दोस्तों? रणथंभौर। ये इस पर चौहानों ने शासन किया। हम आगे बढ़े तो हमारा सवाल है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति किस स्थान से प्रारंभ हुई थी? देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूं आपसे, तो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। कितनी सैनिक छावनी थी? राजस्थान में 6 सैनिक छावनी थी। उनमें से सबसे बड़ी छावनी हुआ करती थी नसीराबाद। कौन सी? नसीराबाद। एक सैनिक छावनी थी, उसका नाम था नीमच। कौन सी है? नीमच। एक ब्यावर। और एक सैनिक छावनी थी खेरवाड़ा। एक सैनिक छावनी थी, उसका नाम था एरिनपुरा। और हमारी एक सैनिक छावनी थी, उसका नाम था देवली। क्या था? देवली। ये जो ब्यावर और खेरवाड़ा सैनिक छावनी है, इन दोनों सैनिक छावनियों ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। 1857 क्रांति में भाग नहीं लिया था। और राजस्थान में जो 1857 क्रांति का प्रारंभ हुआ था, वो कहां से हुआ था दोस्तों? नसीराबाद से। कहां से हुआ था? नसीराबाद से। हम नसीराबाद से कुछ और अन्य तथ्य भी याद रख सकते हैं कि यहां पर राजस्थान में जो 1857 क्रांति का प्रारंभ हुआ, वो कब हुआ था? 28 मई 1857 को। आपसे परीक्षाओं में जो आजकल ट्रेंड पूछा जा रहा है कि राजस्थान में क्रांति का क्रम जमाइए, तो आप यहां से याद रख सकते हैं कि राजस्थान में सबसे पहले क्रांति हुई थी नसीराबाद में। कहां पर? नसीराबाद में। उसके बाद में होती है नीमच में। कहां पर होती है दोस्तों? नीमच में। तो आप ये भी याद रखें, नसीराबाद, नीमच। नीमच के बाद में आप याद रखें एरिनपुरा। एरिनपुरा के बाद में आहुआ। और आहुआ के बाद में आप याद रखें कोटा। तो आप इनकी डेट के अनुसार इनका क्रम भी याद रखें कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का अगर आपसे क्रम पूछ लिया जाए, तो सबसे पहले होती है नसीराबाद में, फिर होती है नीमच में, फिर होती है एरिनपुरा में, फिर होती है आहुआ में, और उसके बाद में होती है कहां पर? कोटा में। अब हमारा अगला सवाल है दोस्तों कि उन महाराणा का क्या नाम था जो केसरी सिंह बारट, फिर कौन से बारट? केसरी सिंह बारट, चेतावनी चुंगटियां इस कदर प्रभावित हुए कि उन्होंने दिल्ली दरबार के लिए अपनी यात्रा रद्द कर दी थी। तो याद रखना, इसके बारे में हम पूरी डिटेल से बात कर चुके हैं। इसका आंसर होगा मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह। मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह इन चेतावनी चुंगटियां, मतलब 13 सोरठों को पढ़ने के बाद में, कितने सोरठे? 13 सोरठे पढ़ने के बाद में मेवाड़ से दिल्ली दरबार में उपस्थित नहीं हुए थे। हम देखो 2016 और 2021 में जो पेपर हुए, सेम एसआई का पेपर, और उसी में सवाल रिपीट हुआ, उसी के आसपास से सवाल पूछा गया। तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है, अक्टूबर 1857 में विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था? पहले हमने 2016 का सवाल देखा कि 2016 में यह सवाल था कि कोटा में कौन से पॉलिटिकल एजेंट का निधन हुआ था, और यहां पर सवाल पूछ लिया गया कि अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था। तो इसका आंसर क्या होगा? मेजर बर्टन। क्या होगा दोस्तों? मेजर बर्टन। और कोटा में क्रांति कितनी तारीख को हुई थी? 15 अक्टूबर 1857 को। कब हुई थी? 15 अक्टूबर। और 15 अक्टूबर को ही विश्व छात्र दिवस माना जाता है, मनाया जाता है। तो ये आप दिवस से संबंधित भी तथ्य याद रखें कि 15 अक्टूबर को कौन सा दिवस होता है? विश्व छात्र दिवस। कौन सा दिवस? विश्व छात्र। संगणक में पूछा गया था। और किसकी याद में मनाया जाता है? अब्दुल कलाम की याद में। अब्दुल कलाम की याद में। परीक्षा में यही सवाल था कि कौन से व्यक्ति के जन्म दिवस की याद में
15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है? तो उसका आंसर होगा अब्दुल कलाम की याद में विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। और राजस्थान के कोटा में क्रांति का प्रारंभ भी 15 अक्टूबर 1857 को ही हुआ था। बस थोड़ी सी सवाल की भाषा बदली, सेम टू सेम सवाल को क्या किया गया, रिपीट किया गया। आगे सवाल है कि जयपुर स्थित हवा महल, सबसे पहला सवाल ही यहीं से बन गया कि राजस्थान में हवा महल कहां पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। का निर्माण किसने करवाया था? क्या पूछा गया सवाल? का निर्माण, और इसका आंसर होगा सवाई प्रताप सिंह। क्या होगा दोस्तों? सवाई प्रताप सिंह। अब हवा महल के बारे में हम बात करें तो हवा महल का निर्माण 1699 में करवाया गया। कब करवाया गया? 1699 में। ये जो हवा महल है ये 5 मंजिला इमारत है। कितने मंजिला इमारत है? 5 मंजिला इमारत। इन 5 मंजिलों के नाम भी आपको याद रखने, जैसे ये है हवा महल, 5 मंजिला इमारत है, तो इनका नाम है शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश, हवा। क्या नाम है दोस्तों? शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश, हवा। तो इसको कहते हैं, आप कह सकते हो आप शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर। देखो दोस्तों, इसमें से सबसे जो नीचे की इमारत है उसका नाम है शरद, उसके ऊपर है रतन, उस तीसरे नंबर पर विचित्र, नंबर 4 पर है प्रकाश और नंबर पर 5 पर है 5। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि सबसे ज्यादा हवा ऊपर की मंजिल में आनी है, तो सबसे ऊपरी मंजिल है उसका नाम क्या है? हवा मंदिर। तो आगे आपसे यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि जो हवा महल है वो कितने मंजिला है? यह सवाल पूछ लिया गया है, पर इनके नाम शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश, हवा, आप मेरे साथ दोहराएंगे। शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश, हवा। हवा महल की बात करें तो ये जयपुर में स्थित है, ये इसी में दे दिया गया। और इसका निर्माण किसने करवाया? प्रताप सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया। इनका नाम है सवाई प्रताप सिंह। और ये कितने, ये जो हवा महल है इसकी जो आकृति है, ये भी परीक्षा में सवाल पूछा गया, भगवान कृष्ण के मुकुट के समान, भगवान कृष्ण के मुकुट के समान। तो आप ये भी विशेष सत्य याद रखें कि जो जयपुर का हवा महल है उसकी आकृति कौन से भगवान के मुकुट के समान है? तो भगवान कृष्ण के मुकुट के समान आकृति है। अब हम बात करें अगले सवाल की, तो अगला सवाल वही रिपीट हुआ। 2016 में भी ये सवाल पूछा गया, 2021 में भी ये सवाल पूछा गया कि बनी ठनी जो चित्र है उसके चित्रकार कौन है? तो उसका आंसर है निहाल चंद्र। और उस समय यह पूछा गया था कि बनी ठनी 2016 में कि बनी ठनी जो चित्र है उसको संबंध कौन सी चित्रकला से है? तो उसका आंसर था किशनगढ़। अब आगे हम बात करें तो राव जोधा ने, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ही कहा था कि हम राव जोधा से, अभी ये 2016 में सवाल पूछा गया था राव जोधा से संबंधित। चलो हम बात करते हैं आगे। राव जोधा ने किस वर्ष जोधपुर नगर की स्थापना की थी? उसका आंसर होगा 1459 में। कब की थी? 1459 में। और इसके फिक्स 100 साल बाद 1559 में उदयपुर की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है? उदयपुर की। और उदयपुर की स्थापना की थी उदय सिंह जी ने। किसने की थी? उदय सिंह जी ने। और उदय सिंह जी किसके पिता है? महाराणा प्रताप के पिता, महाराणा प्रताप के पिता। हमारे राजस्थान में एक इतिहासकार आए, उनका नाम था कर्नल जेम्स टोड। क्या नाम था दोस्तों? कर्नल जेम्स टोड। ये कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि मेवाड़ के महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप के बीच में यदि उदय सिंह नहीं होते तो मेवाड़ के इतिहास के जो पन्ने हैं वो भी और गहरे होते या और अधिक उज्जवल होते। ऐसा कहना था किसका? कर्नल जेम्स टोड का। तो उदय सिंह जी से एक तथ्य आप ये भी याद रखें कि किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने। यदि राणा सांगा और महाराणा प्रताप के मध्य महाराणा प्रताप के मध्य उदय सिंह नहीं होते तो मेवाड़ के इतिहास के पन्ने और अधिक उज्जवल होते। तो याद रखना ये कथन किसके बारे में कहा गया था? उदय सिंह के बारे में। और किसके द्वारा कहा गया था? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा कहा गया था। हमारा सवाल था कि राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना किस वर्ष की थी? तो उसका आंसर होगा 1459 ईस्वी में।
अब हमारा अगला सवाल है कल्चर से, लोक देवता गोगा जी की जन्म स्थली है। तो लोक देवता हमारे राजस्थान के पंचपीरों में शामिल है। सबसे पहले हम बात करते हैं पंचपीर। पंचपीर में आपको एक याद रखना है, हरा गोपा, हरा गोपा, मांगलिया, मेहा जी। ये पांचों पंचपीर हैं। कई बार परीक्षा में सवाल पूछा गया है। हर से आपको याद रखना है हड़बू जी, रा से याद रखना है आपको रामदेव जी, रामदेव जी, ग से याद रखना है आपको गोगा जी, पा से याद रखना है आपको पाबू जी, और मेहा जी से याद रखना है मांगलिया मेहा जी। तो हमने लोक देवता के बारे में सबसे पहले बात की कि ये पंच पीरों में शामिल है। याद रखना दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन करते हैं तेजा जी। क्या करते हैं? तेजा जी। तो याद रखना ये पंच पीरों में शामिल नहीं है। पांच पीर जिन्हें पंचपीर कहा जाता है, पंचपीर में हड़बू जी, रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी और मांगलिया मेहा जी। और एक स्पेशल याद रखें कि इसमें तेजा जी शामिल नहीं है। हमारे से सवाल पूछा गया कि इनकी जन्मस्थली कहां है। हम बात करते हैं गोगा जी की। तो गोगा जी के पिता का नाम जेवर सिंह हुआ करता था। इनकी माता का नाम बाछल दे था, और इनकी पत्नी का नाम केलम दे हुआ करता था। ये केलम दे को आप याद रख सकते हैं ऐसे, जी के जोड़ के रख सकते हैं। जी मतलब गोगा जी, के मतलब केलम दे। इनकी जो उपाधि है वो थी जाहर पीर की उपाधि। कौन सी उपाधि? जाहर पीर। ये भी कई बार परीक्षा में पूछी गई है कि राजस्थान के कौन से लोक देवता को जाहर पीर कहा जाता है, और ये जाहर पीर की उपाधि इनको किसने दी थी? महमूद गजनवी ने, महमूद गजनवी के द्वारा। तो याद रखना ये इनको उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? मोहम्मद गजनवी के द्वारा। इनका जो जन्म हुआ था वो ददरेवा चूरू में हुआ था, और इनकी जो जन्म स्थली, इसी परीक्षा मतलब सवाल भी हमारा यही पूछा है। तो ये कहां पर है? रामदेवरा से संबंधित किसका है? रामदेव जी का। ये भी राजस्थान के पंचपीरों में शामिल है। आगे हम बात करें तो हमारा अगला सवाल है, राजस्थान में 1857 की क्रांति किस स्थान से प्रारंभ हुई? इसके बारे में हम पूरी डिटेल पढ़ चुके हैं। तो ये आंसर होगा नसीराबाद, और नसीराबाद में राजस्थान में क्रांति 28 मई 1857 को प्रारंभ हुई थी। फिर हम बात करें अगले सवाल की, तो हमारा अगला सवाल है आबानेरी स्थित हर्षत माता का मंदिर। कौन सी माता का? हर्षत माता का। हर्षत माता का मतलब है हर्ष और उल्लास की देवी। कौन सी देवी? हर्ष और उल्लास की देवी। किसकी देवी दोस्तों? हर्ष और उल्लास की देवी। ये जो इनका मंदिर है ये राजस्थान के आबानेरी में स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्तों? आबानेरी। और आबानेरी कहां पर स्थित है? दौसा में। आबानेरी दौसा में ही चांद बावड़ी स्थित है। चांद बावड़ी के पास में ही हर्षद माता का मंदिर बना हुआ है। तो याद रखना, हर्षद जो ये आबानेरी दौसा है, यहां पर ही कौन सी बावड़ी स्थित है? चांद बावड़ी स्थित है। चांद बावड़ी भी स्थित है। कौन सी बावड़ी है? चांद बावड़ी भी स्थित है। इन्हें हर्ष और उल्लास की देवी कहा जाता है। हर्षद माता का मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहां से बन सकता है कि इस मंदिर की कौन सी शैली है। तो याद रखना ये गुर्जर प्रतिहार शैली में बना हुआ है। कौन सी शैली में बना हुआ है? गुर्जर प्रतिहार शैली में बना हुआ है। और सबसे यहां पे जो सवाल पूछा गया था कि मूल रूप से किसे समर्पित है, तो याद रखना ये भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। कौन से भगवान को समर्पित मंदिर है? भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। अब हम अगले सवाल की बात करते हैं। तो हमारा सवाल है, संत मीराबाई का जन्म कुड़की में हुआ। सबसे पहला सवाल यहीं से आप सवाल से एक और सवाल बना सकते हैं कि कुड़की, मीराबाई का जन्म कहां पर हुआ था? कुड़की में हुआ था। वो वर्तमान के राजस्थान के किस जिले में स्थित है? देखो दोस्तों, जब ये सवाल पूछा गया था इसका आंसर था पाली, परंतु वर्तमान में ये कुड़की ब्यावर में आता है। कहां पर आता है? ब्यावर में। हम मीराबाई के बारे में बात करें तो मीराबाई का जन्म 1498 में हुआ था। मेड़ता में इनका जन्म हुआ। मेड़ता के राजा हुआ करते थे रतन सिंह। कहां के राजा? रतन सिंह जी के घर पर हुआ था। मतलब मीराबाई के पिता का नाम क्या हुआ करता था? रतन सिंह। मीराबाई के पति और मीराबाई का विवाह हुआ था भोजराज से। किससे हुआ था? भोजराज। और भोजराज मेवाड़ के राजा राणा सांगा के पुत्र थे। मेवाड़ के राजा राणा सांगा के पुत्र थे। किसके पुत्र थे दोस्तों? मेवाड़ के राजा राणा सांगा के पुत्र थे। हमने बात की मीराबाई की। मीराबाई का जन्म कुड़की नामक स्थान पर हुआ था, और कुड़की वर्तमान में ब्यावर में स्थित है। मीराबाई के पिता का नाम रतन सिंह जी हुआ करता था, और ये मीराबाई के पति हैं वो हैं भोजराज।
हम बात करें हमारे अगले सवाल की, तो हमारा अगला सवाल है पूरा स्थल आहड़। क्या है दोस्तों? आहड़। अब सबसे पहले हम बात करें आहड़। ये जो आहड़ है ये राजस्थान के उदयपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्तों? उदयपुर में स्थित है। ये जो आहड़ सभ्यता है ये राजस्थान में आयड़ नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? आयड़ नदी के किनारे। ये आयड़ नदी को ही बेड़च नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बेड़च नदी। इस आहड़ सभ्यता को बनास संस्कृति कहा जाता है या बनास सभ्यता भी कह सकते हैं। क्या कहा जाता है? बनास सभ्यता कहा जाता है। ये जो आहड़ सभ्यता है इसके खोजकर्ता, और वो खोज करता है रतन चंद्र अग्रवाल। कौन है दोस्तों? रतन चंद्र अग्रवाल। कौन है दोस्तों? रतन चंद्र अग्रवाल। और इसके उत्खननकर्ता की बात की जाए, उत्खननकर्ता और उत्खननकर्ता है अक्षय कीर्ति व्यास। कौन से व्यास? अक्षय कीर्ति व्यास। ये भी कई बार परीक्षा में सवाल पूछा गया। अक्षय कीर्ति व्यास, वीरेंद्रनाथ मिश्र, वीरेंद्रनाथ मिश्र, और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट एक और नाम एच.डी. सांकलिया। एच.डी. सांकलिया। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि एच.डी. सांकलिया का संबंध राजस्थान की किस सभ्यता से है, तो उसका आंसर होगा एच.डी. सांकलिया का संबंध किससे है? आर्ट सभ्यता से। मतलब हसमुख धीरज सांकलिया, अक्षय कीर्ति व्यास और वीरेंद्रनाथ मिश्र, और इसके खोज करता रहे हैं रतन चंद्र अग्रवाल। और इस हमारा सवाल था कि पुरा स्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष, इसका संबंध है ताम्रपाषाण युग से। कौन से युग से? ताम्रपाषाण युग से। तो दोस्तों हमने बात की है 2016 और 2021 में आए हुए पुराने सवालों की। देखो मैंने आपसे कहा था कि जिस तरीके से जीवन में पानी की उपयोगिता है वैसे परीक्षा में पीवाईक्यू की उपयोगिता है। इनके आसपास की चीजों से ही नए सवाल बनते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे सवाल ही सारे बाहर से हटकर आ जाते हैं। कम से कम 60 से 70% चीजें पीवाईक्यू से ही दोबारा रिवाइज होती है, रिपीट होती है, और उनके आसपास के ही सवाल हमसे पूछे जाते रहे। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको क्लास कैसी लगी, आप किस तरीके के आगे मैटर चाहते हैं, आपको किसके बारे में जानकारी लेनी है या आपको किसके बारे में पढ़ना है, आपको पीवाईक्यू चाहिए या किसी टॉपिक की डिटेल चाहिए, तो ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।